हेलो फ्रेंड्स। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट किसी टेक्नोलॉजी में लर्न करते हैं तो दो चीज़ें सुपर इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि हमें पता होना चाहिए कि हम उस कॉन्सेप्ट को कब अपनी प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। अगर हमें यही पता नहीं है कि हमने लर्न कर लिया कॉन्सेप्ट और हमें यही पता नहीं है कि हमें उसे प्रोजेक्ट में कब यूज़ करना है तो फिर वो लर्निंग किसी काम की नहीं है। तो इसलिए आज इस एज़्योर ट्यूटोरियल में मैं हर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कब उसको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे वो सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात यह है कि कभी भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर फिज़िक्स सीखते हो और आप फिज़िक्स के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो आपकी लर्निंग जो है वो एक तरीके से वेस्ट है। ठीक है। उसी तरीके से जो एज़्योर अगर आपने सीखा और आप एज़्योर के क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यूज़ में या कोई भी आपसे कुछ पूछ रहा है तो फिर आपकी लर्निंग किस बात की, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेप बाय स्टेप वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में आपको सिखाता चला जाऊँगा। ठीक है। ताकि आपको हमेशा पता रहे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा कि हमें उसको आंसर कैसे करना है अपने इंटरव्यूज़ में या कोई भी हमें जनरल डिस्कशन में कोई भी पूछ ले। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पहले बताऊँगा और डायग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन करूँगा हर कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मुझे डायग्राम्स पसंद है बहुत ज़्यादा। और फिर डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। ओके। तो ये और उसके बाद वाई टू यूज़ द कॉन्सेप्ट इन द रियल प्रोजेक्ट। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको हर कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप एज़्योर का समझाता चला जाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना एज़्योर फॉर द बिगिनर्स। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस क्लाउड के बारे में और एज़्योर के बारे में। मे बी आपको इनका आंसर पता होगा बट मैं स्टिल रिकमेंड करता हूँ कि एक बार ज़रूर आंसर रिवाइज़ कर लेना अगर पता भी हो, क्योंकि ये फाउंडेशनल और फंडामेंटल क्वेश्चंस है और इसमें कभी भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रहेगा तो जो आने वाले कॉम्प्लेक्स एज़्योर के क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज़ एज़्योर। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं। सपोज़ आपका एक यूज़र, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपका एक यूज़र है और वो क्या करता है कि इंटरनेट के थ्रू आपकी वेबसाइट को कॉल करता है और आपकी वेबसाइट में एक फ्रंट एंड सर्वर है जो कि एंगुलर, रिएक्ट और जेएस में हो सकती है। और दूसरा जो है ये सर्वर किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, बैक एंड और एपीआई सर्वर को, जो कि आपका डॉट नेट, जावा और नोड में हो सकता है और बैक एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। अब इसको अगर कोई डाटा चाहिए तो ये कहाँ से लेगा, डेटाबेस से। ठीक है। और ये फाइनली जो आपका रिस्पॉन्स है भेज देगा वापस यूज़र को। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपका फ्रंट एंड और एपीआई सर्वर जो है वो सेम एक ही एप्लीकेशन में हो, वो भी पॉसिबल है। तो बेसिकली ये आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। अगर आप थोड़ा सा भी डेवलपमेंट बैकग्राउंड से होंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है। अब ये जो सर्वर्स हैं और ये जो डेटाबेस सर्वर हैं, ये तीनों मिलके हमारा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं हम इन्हें। ठीक है। और आप इसे ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऑन प्रेम जो कहते हैं। ऑन प्रेम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपके सर्वर्स हैं ये आपकी जो कंपनी है उसकी लोकेशन में ही पड़े होते हैं, उसकी लोकेशन के इनसाइड होते हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन सर्वर्स को कंपनी की लोकेशन के अंदर रखने से अच्छा है कि ये सर्वर्स हमारे जो हैं उठा के हमने एज़्योर के पास रख दिया। एज़्योर के पास रखने का मतलब कि हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज में रख दिया सारे सर्वर्स को। ठीक है। और अब आपकी कंपनी क्या कर रही है, इंटरनेट के थ्रू उन सर्वर्स को एक्सेस कर रही है। तो ये चीज़ होती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। और जो एज़्योर, AWS, गूगल क्लाउड ये सब हैं, ये इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि कार है, कार एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। और जो BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ वो उसका कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। तो अब आपको बात क्लियर होगी कि
क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये सारे सर्वर्स डेटाबेसेस हम उठा के एज्योर के पास रख देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर का कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक ही बात है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है एज्योर, उनके पास रख देते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, आपकी जैसी कंपनी, आपकी कंपनी और बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ कंपनी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उन सर्वर्स को एक्सेस कर सकती है। अब इन सर्वर्स को हम कहते क्या हैं जब ये एज्योर के पास होते हैं? अगर ये एज्योर क्लाउड है फॉर एग्जांपल, तो ये कहलाते हैं हम इनको वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन्स एक टाइप की सर्विस होती है एज्योर क्लाउड में, जो एज इट इज़ आपका जो सर्वर्स होते हैं नॉर्मली उन्हीं के जैसी होती है, बस क्योंकि ये एज्योर क्लाउड में तो इसके लिए एक नया नाम दे दिया है इसको वर्चुअल मशीन, बाकी काम इसके सारे वही हैं। और जो आपका डेटाबेस है उसकी जगह आप रख सकते हैं एसक्यूएल, एज्योर एसक्यूएल। तो ये आपका जो एज्योर क्लाउड में एक डेटाबेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है हमारी दो सर्विस, एक वर्चुअल मशीन और एक एज्योर एसक्यूएल। इसी तरह हमारी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं एज्योर क्लाउड में, और मैं आने वाले क्वेश्चंस में उनको क्लियर करूँगा कि कौन कौन सी सर्विस है, क्या क्या काम करती है। बट फ़िलहाल अब आपको ये पता लग गया है कि हमारा एक छोटा सा एज्योर क्लाउड में हमारी जो एक एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी वो किस तरीके से उसका लेआउट होगा, ठीक है। तो फाइनली हम डेफिनेशन क्या हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग की? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्वर्स, सर्विसेज, ये सर्विसेज हैं सब, ठीक है, लाइक सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सब कुछ, मतलब सर्वर से लेके सब कुछ जो भी आपको ज़रूरत है वो सब आपको एज्योर क्लाउड में मिलेगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल हार्डवेयर और लोकल सर्वर्स, ठीक है। अब एज्योर की डेफिनेशन क्या है? एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का एक एग्जाम्पल है, एक इम्प्लीमेंटेशन है प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है ताकि अगर आप लेटर बुक से रेफ़र करना चाहें तो बुक से भी आसानी से रेफ़र कर सकें। तो ग्रेट, अब आने वाले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि इस एज्योर के एडवांटेज क्या है। देखो, एक एडवांटेज तो ये हो गया कि आपकी कंपनी को अब जो सर्वर्स हैं फिजिकली वो अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे अगर आप एज्योर को यूज़ करेंगे, आप या आपकी कंपनी, वो हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। What are the 5 advantages of using Azure over on-premises server? तो क्या फ़ायदा है हमारे एज्योर के, एडवांटेजेस क्या हैं? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि हमें पता होने चाहिए, नहीं तो हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं एज्योर, राइट, अगर हमें एडवांटेजेस ही पता नहीं है तो पहले मैंने ये कवर किया था कि कैसे हम जो अपना फ्रंट एंड सर्वर है, एपीआई सर्वर है, इसको और डेटाबेस है, इसको उठा के हमने एज्योर के पास रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा जो हुआ वो हुआ कॉस्ट सेविंग में। कॉस्ट सेविंग में पे एज़ यू गो मॉडल का फ़ायदा हुआ। पे एज़ यू गो क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी के पास 10 एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, और वो आपके 10 फिज़िकल सर्वर्स में अलग अलग रन कर रही हैं, ठीक है। बट कल को क्या हुआ कि आपकी कंपनी को के पास केवल 5 ही एप्लीकेशन रह गई, ठीक है। अब जो आपने 5 एक्स्ट्रा सर्वर्स थे वो वेस्ट हो गए, राइट, उनकी मेंटेनेंस सब वेस्ट होगी, क्या करोगे उनका? तो ये कॉस्ट सेविंग एज्योर में कैसे होगी? क्योंकि एज्योर में अगर आपको 5 एप्लीकेशन रह गई आपकी, तो आपके जो बाकी के 5 हैं वो आपके उससे हट जाएंगे अकाउंट से, आप उनको डिलीट कर सकते हो। अगर वर्चुअल मशीन्स आपने अगर 10 ले रखी थी पहले, तो आप उनको 5 को डिलीट कर दो और फिर आपके पास 5 ही एप्लीकेशन है, 5 ही सर्वर रह गए, उन्हीं के लिए आपको पे करना है। तो इसलिए पे एज यू गो मॉडल, एज नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? सपोज आपकी कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या आता है, वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब ट्रैफिक आपके पास आएगा सैटरडे संडे में, और वीकडेज में कम आएगा। तो उसके लिए हमारा जो एक ऑटो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ऑटो फ्लेक्सिबिलिटी या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कह सकते हो इसको। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका वीकेंड्स में रश बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, तभी आप नए वीएम ऐड कर सकते हो अपनी उसके लिए। जैसे लोड बढ़ गया तो आपने नए वीएम में अपनी वेब एप्लीकेशन डाल दी, और
लोड जैसी कम हो गया वीकडेज में, आपने वर्चुअल मशीन्स हटा दी। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, इस ऑटो स्केलिंग, जो कि हमारा एज्योर के थ्रू मिलता है। ठीक है, इसको लिखा है ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड। इंस्टेंट लोड्स कैन बी हैंडल्ड। इंस्टेंट लोड जो हो रहे हैं ना वीकेंड्स में, वो हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारी जो तीसरा एडवांटेज, वो है हाई अवेलेबिलिटी। 99.99% अप टाइम SLA मीन्स मोर रिलायबल देन ट्रेडिशनल सर्वर्स। तो भाई एज्योर बोलता है कि 99 पॉइंट इतना का अप टाइम रहेगा। अगर आप फिजिकली अपने पास रखोगे तो आपका डाउन टाइम रहेगा, कभी आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कभी आपको एंटीवायरस चला रहे हो उस पर, तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। बट एज्योर बोलता है नहीं, हम तो 99 पर, क्योंकि उनके पास बैकअप होते हैं, वो उस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को दूसरे VMs में ट्रांसफ़र कर देते हैं बैकग्राउंड में, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज है हमारा डिज़ास्टर रिकवरी। अगर कल को कोई डिज़ास्टर हो गया, कुछ भी हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, तो पूरा का पूरा डाटा बैकअप होता है, क्योंकि एज्योर के पास मल्टीपल डाटा सेंटर्स होते हैं। वो आपके जो एप्लीकेशन है उसको, डाटा को यहाँ से वहाँ बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर देता है, तो डिज़ास्टर रिकवरी है। ठीक है, पांचवा एडवांटेज है हमारा एडवांस सिक्योरिटी। तो एज्योर यूजेस AI ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन। जो भी आपका एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन, मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो भी चाहिए होती है, वो पूरा एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एज ए कॉमन सारे के सारे VMs में अप्लाई करके रखता है। ठीक है, तो जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ये थे हमारे 5 एडवांटेजेस। और भी एडवांटेज हैं, बट ये आई थिंक टॉप 5 हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको पता होने चाहिए। और ये मैंने बुक में भी लिख रखे हैं, जैसा मैं कि दिखा रहा हूँ, ताकि लेटर अगर आपको रिवीजन करना हो तो भी आप आसानी से कर सको और इन आंसर्स को भूलो ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब भी आप कोई लर्न कर रहे हो कोई भी चीज़, तो मेक श्योर कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट या कहीं जॉब में इम्प्लीमेंट कर सको। अदरवाइज़ होता क्या है फ्रेंड, हम लर्न तो कर लेंगे अभी एज्योर, बट 6 महीने बाद, जैसे कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री स्कूल में लर्न करते हैं, बट कुछ समय बाद भूल जाते हैं, राइट। तो इसलिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट उसका होना चाहिए, चाहे तो उसके लिए आपको इंटरव्यूज़ देने पड़े। और इंटरव्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना, देते जाना जब तक कि आपको इन कैंडिडेट्स की जैसे सक्सेस ना मिल जाए। ये एक चैलेंज है आपके लिए, और एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को। नेवर गिव अप लिखो कमेंट्स में, और जब भी आपको सक्सेस मिले तो उस सक्सेस को कमेंट्स में, स्टोरी में शेयर करना, सबको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, व्हाट आर द मेन क्लाउड सर्विस मॉडल, डिफरेंस बिटवीन IaaS, PaaS एंड SaaS। तो आपने शायद इसके बारे में पहले भी सुना हो, इन 3 टर्म के बारे में, बट आज आप इसको सुन के आपके जितने भी डाउट्स हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं पहले एक डेवलपर के जैसे काम करता था, तो 90% जो मैं काम करता था वो किसमें, एप्लीकेशन कोड और डेटाबेस। ठीक है, उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब पता था पर बहुत अच्छे से नहीं पता था। जैसे जो मेरी एप्लीकेशन जब प्रोडक्शन में जाती है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैक है ये आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो सर्वर है आपकी कंपनी के ऑन प्रीमाइस में पड़ा है, और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी एक एप्लीकेशन रन करने के लिए। आपको एप्लीकेशन और डाटा चाहिए होगा, जो कि एज ए कोड डेवलपर जो है वो करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक IT टीम होती है, या इंफ्रा टीम कह लो, जो कि बहुत से दूसरे काम करती है उस सर्वर के अंदर, ताकि एप्लीकेशन रन कर सके आपकी। वो क्या करेगी, जैसे रन टाइम, जैसे जावा और .NET का जो रन टाइम है, उस सॉफ्टवेयर को आपकी सिस्टम में, सर्वर में डालेगी। उसके बाद कुछ मिडलवेयर है। मिडलवेयर जैसे कि आपकी एप्लीकेशन कोई API यूज़ कर रही है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कुछ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी डालना पड़ेगा एज ए मिडलवेयर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए सर्वर में, विंडोज़, लिनक्स, कुछ ना कुछ वो IT टीम डालेगी। फिर एक होता है वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, बेसिकली डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, वो कॉपी बनाते हैं। इमेजेस आपने सुना होगा सर्वर की, तो वो सब मेंटेन करते हैं।
फिर आपका जो पूरा का पूरा जो सर्वर है वो मेंटेन होता है, एंटीवायरस वगैरह उसमें डलते हैं, उसमें स्टोरेज होना चाहिए, एप्लीकेशन में आपकी जो डाटा, इमेजेस, फाइल्स, उनके लिए स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, और फिर वो सब नेटवर्किंग में होनी चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड होनी चाहिए प्रॉपरली, इंटरनेट कनेक्शन जो भी और कनेक्शन है वो चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो, मतलब एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम सोचते हैं बस एप्लीकेशन डाटा चाहिए, पर इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये सब आपका ऑन प्रीमाइस जो एक सर्वर है एप्लीकेशन को रन कर रहा है उसमें चाहिए, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर कोई भी अदर क्लाउड सर्विस ने क्या किया है, इसी चीज़ को उठा के जो आपको एक सर्वर में चाहिए था, इसको डिफरेंट, जैसे ये मैनेज्ड बाय डेवलपर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉरी मैंने बताया नहीं, ये मैनेज्ड बाय आईटी इंफ्रा टीम करती है नीचे वाला, और ये पूरा आपकी कंपनी मैनेज कर रही होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर ही डेवलपर होते हैं, आईटी टीम होती है, ठीक है। अब एज्योर ने क्या किया कि एक मॉडल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। इसमें क्या होता है कि केवल जो आपकी एज्योर है, जो एज्योर वो ये सब मेंटेन कर लेगा, आपको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ठीक है। आपकी कंपनी को क्या मेंटेन करना है, बस ये ऊपर की चीज़ें। तो आपकी कंपनी का जो काम है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, राइट, बाकी सब एज्योर कर लेगा, ठीक है, अगर आपके सर्वर्स जो हैं वो एज्योर के पास पड़े हैं तो, ठीक है। दूसरा इसमें एक ऑप्शन होता है एज्योर में, वो होता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कंपनी को बस एप्लीकेशन और डाटा मेंटेन करना है, और बाकी सब कुछ एज्योर मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, ठीक है। जो एक ऐप सर्विस आपने सुना होगा वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का ही एग्जाम्पल है, मैं आने वाले क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा वो होती क्या है। तो ये हो गया हमारा पास। इसके बाद एक होता है हमारा SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें आपका एप्लीकेशन सब कुछ एज्योर मेंटेन करता है, आपको बस आपकी कंपनी को एज ए यूज़र उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ऑफिस है, जो ये सब आपकी कंपनी को बस यूज़ करना है, SaaS एप्लीकेशन के जैसा, कुछ भी डेवलप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। पर इनमें से जो बीच के दो हैं, IaaS और पास, अगर आप एज्योर डेवलपर बनते हैं तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी, या तो आप अपनी कंपनी की एप्लीकेशन को एज ए पास डालेंगे या फिर IaaS। तो जैसे पास का तो ऐप सर्विस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं बताऊंगा, और IaaS में वर्चुअल मशीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैं आने वाले क्वेश्चन में भी बताऊंगा, बट आप ये मॉडल समझ लो। देखो ये कैटेगरीज हैं, एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, OS, ये सब क्या है, कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में सर्विसेज होती हैं, जैसे वर्चुअल मशीन, ऐप सर्विस, ब्लॉब स्टोरेज, ये एक्चुअल एज्योर की सर्विस होती है। आने वाले क्वेश्चनों में सब क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आपको एज एज्योर डेवलपर हमेशा या तो IaaS, जब आप नए होंगे तब आपको मोस्टली पास में काम करना पड़ेगा, और जब अगर आप थोड़े से आर्किटेक्ट लेवल पे आपको IaaS में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेट, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये कैटेगरीज भी एक्सप्लेन कर दी हैं मैंने, और इन कैटेगरीज के बारे में मैंने यहाँ पे 2-2 लाइन लिख भी दी हैं, ताकि अगर इन केस अगर आप रिवाइज करना चाहोगे बुक से तो आसानी से कर सको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एकदम समझ में आ गया है तो क्रिस्टल क्लियर लिख दो कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में, अदरवाइज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी आगे, क्योंकि फाउंडेशन, फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, शुरू के क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, लेटर फिर नहीं तो समझ में आने में मुश्किल होती है, ठीक है। ये है आंसर। व्हाट इज़ एज्योर पोर्टल, व्हाट आर द टॉप 20 एज्योर सर्विसेज। तो पहले आपको एज्योर पोर्टल दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है portal.azure.com, इसमें आपकी कंपनी लॉग इन कर सकती है, और आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारी सर्विसेज हैं ये, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो बहुत सारी सर्विसेज हैं एज्योर के अंदर, आई थिंक पता नहीं कितनी हज़ार होंगी, पता नहीं, ठीक है। अब आपको ये सर्विसेज जब आपकी कंपनी लॉगिन करेगी तो वो इनको क्या कर सकती है, बाय कर सकती, सॉरी सब्सक्राइब कर सकती है, जैसे हम सब्सक्राइब करते हैं
किसी यूट्यूब चैनल को, वैसे ही सब्सक्राइब कर सकती है, बट उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी आपकी कंपनी को, ठीक है। वैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब फ्री होता है। तो सब्सक्राइब करके जैसे कोई वर्चुअल मशीन ले ली और फिर उसमें आपकी कंपनी अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकती है, डाल सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करने के, एनालाइज करने के, डेटाबेस, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। तो पोर्टल क्या है? पोर्टल एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर क्रिएटिंग सर्विसेज एंड यूजिंग देम, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि भाई बहुत सारी सर्विसेज हैं, बट आपको सारी सर्विसेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली मैं आपको यहाँ पे 20-25 सर्विसेज दिखाऊंगा जो कि 70% वही यूज़ होती हैं, ठीक है। ये 20 सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए और ये मैं आने वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँगा भी, ठीक है। और फ्रॉम द डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरा डेवलपर में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, ये एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेब ऐप, सर्विस बस, API मैनेजमेंट, इवेंट हब, क्यू, इवेंट ग्रिड और फंक्शन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन से आप अपनी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज, कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन, सब ये इनसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है जो, अगर आप एक डेवलपर हैं तो डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसके लिए हमारे पास जो एज्योर ने सर्विसेज दी हैं, एज्योर DB, SQL डाटा वेयरहाउस, कॉस्मोस, कैशे, डाटा फैक्ट्री, तो ये मेन सर्विसेज और भी हैं जैसे मैंने बताया, बट ये वो हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और ये ही यूज़ भी होती है, ठीक है। इसके बाद अब आपकी एप्लीकेशन है, उसको कुछ स्टोरेज चाहिए होगा। जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन कोई इमेजेस एक्सेप्ट कर रही है, उसमें यूज़र्स इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, तो वो कहाँ इमेजेस स्टोर कहाँ होंगी? वो स्टोरेजेस में। तो उसके लिए हमारे पास जैसे ब्लॉब स्टोरेज होता है, वो इमेजेस को स्टोर करता है। फिर हमारे पास फाइल स्टोरेज, टेबल स्टोरेज, क्यू स्टोरेज होता है। ये मैं आने वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, बट ये स्टोरेज के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है डेवऑप्स इंफ्रा, जैसा मैंने बताया था कि एक इंफ्रा IT टीम होती है। ये डेवलपर का काम नहीं होता, बट हाँ ये IT टीम वाले इंफ्रा, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो कहाँ से हो रही है, ठीक है। इसमें हमारा वर्चुअल मशीन स्केल सेट, वर्चुअल मशीन, डाटा लेक, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे और वर्चुअल नेटवर्क जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट है हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। यहाँ जो पॉपुलर हैं वो हैं एक्टिव डायरेक्टरी, की वोल्ट और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे सर्विसेज के नाम ले लिए हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी को आगे आने वाले क्वेश्चनों में एक्सप्लेन करूँगा और आपको इनसे ज़्यादा ही जो करूँगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए पर ओके ये सर्विसेज हम सीखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने पहले से आपको इस क्वेश्चन में बता दी। हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट है। मैंने अपना एज्योर इंटरव्यू क्रैक किया था आफ्टर फेसिंग बहुत सारे रिजेक्शंस। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने एक कंप्लीट एज्योर इंटरव्यू कोर्स क्रिएट किया है। ये है हमारे सारे एज्योर इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने सारे टॉपिक से कवर किए हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आप नए भी हो एज्योर में तो भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जैसे कि रियल इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप हर क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, यस और नो, प्रिपेयर्ड और नॉट, ताकि आप अपनी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टेटस है उसको चेक कर सकें कि आप तैयार हो इंटरव्यू के लिए या नहीं। सारे की टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, एज्योर फंडामेंटल्स, एज्योर फॉर डेवलपर्स एंड एज्योर एडवांस सर्विसेज। प्लस ये जो यहाँ पे PDF बुक है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगी, वो भी आपको मिलेगी। जैसा कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने अपने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं मेरे कोर्सेज़ को यूज़ करके, आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोर्स और बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ग्रेट, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ हाइब्रिड क्लाउड? तो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ आपकी कंपनी के पास एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी, आप उसमें एक डेवलपर हो। अब आपकी कंपनी ने क्या किया, ऑन प्रीमाइस में थी अभी तक ये एप्लीकेशन, और आपकी कंपनी ने बोला अब हम एज्योर यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन थी उसको तो एज्योर, और बैक एंड को डाल दिया एज्योर क्लाउड में, ठीक है। अब
एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई जब आप डेटाबेस को माइग्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो आपकी कंपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डेटाबेस था वो बहुत ही बड़ा था, ठीक है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, और ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी कंपनी को एज़्योर पे ट्रस्ट नहीं है कि ये हमारा डाटा चुरा ना ले, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो इसलिए आपकी कंपनी ने बोला हम डाटा अपने प्रीमाइस में, अपने ऑफिस के अंदर जो सर्वर है डेटाबेस सर्वर, उसी में रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में इस तरीके से आपने एक जो एसक्यूएल डेटाबेस है अपने कंपनी के अंदर ही रखा। अब बैकएंड की एप्लीकेशन क्या करेगी, कैसे एक्सेस करेगी? यूजिंग द एज़्योर वीपीएन गेटवे और एक्सप्रेस रूट। इनको यूज़ करके जो आपकी एप्लीकेशन है डेटाबेस से डाटा को एक्सेस कर लेगी, और इसे कहते हैं हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने एज़्योर क्लाउड प्लस ऑन प्रीमाइस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिक्स कर दिया, तो इसलिए हम इसे कहते हैं क्या कहते हैं, हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑन प्रीमाइस प्लस, और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है, से ऑन प्रीमाइस प्लस एज़्योर क्लाउड, एंड हाइब्रिड क्लाउड मीन्स कंबाइनिंग ऑन प्रेम इंफ्रा विद एज़्योर क्लाउड सर्विस, सो दे वर्क टुगेदर, ठीक है, दैट्स इट। Congratulations on completing the first sections of the basics in Azure। अब बारी आती है सेकंड चैप्टर की, पर एक बात ध्यान रखना उससे पहले कि जो हमारी एक जर्नी होती है ना इंटरव्यू की, वो हमेशा एक पहले स्मॉल स्टेप से स्टार्ट होती है, एक क्वेश्चन से शुरू होती है, और वो आप पहले ही शुरू कर चुके हो, एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर डैट। अब बस क्या करना है, रुकना नहीं है और नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है जब तक कि सक्सेस मिल नहीं जाती, ओके। तो चलिए इस सेक्शन में हम कवर करेंगे एज़्योर रिसोर्स मैनेजर। एज़्योर रिसोर्स मैनेजर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग है वो है रिसोर्स, क्योंकि जो भी हम एज़्योर में क्रिएट करते हैं वो एक रिसोर्स है, और इसलिए ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन के एंड होने तक आपको समझ में आ जाएगा, जितने भी एज़्योर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ ए रिसोर्स इन एज़्योर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रिसोर्स एंड ए सर्विस? ओके, तो हो सकता है आपको पहले से पता हो, बट मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तो समझना ज़रूरी है कि रिसोर्स होता क्या है। तो एज़्योर पोर्टल में चलते हैं थोड़ा सा। देखो होता क्या है एज़्योर पोर्टल में, अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो यहाँ पे क्रिएट ए रिसोर्स बटन होता है लेफ़्ट टॉप में, ठीक है। इसमें आप क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे आप सर्च करोगे कि कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक वही थोड़ा सा बताया है, तो वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे आप उस वर्चुअल मशीन, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने का मतलब क्या है? तो क्रिएट करने का मतलब ये है कि ये जो सर्विस है अब ये मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएगी, ठीक है, और मैं इस वर्चुअल मशीन में अब एज़्योर में अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। इस वर्चुअल मशीन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ भी मतलब ऑथेंटिक कुछ भी, ठीक है। तो ओके, अब ये जब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, पहले ये वर्चुअल मशीन एक सर्विस थी, पर जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया यहाँ पे बटन में दबा के, ये मेरे अकाउंट में ऐड हो गई, इसका सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, और उस इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ उसको हम कहलाते हैं रिसोर्स, ओके। फॉर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा एज़्योर कंपनी का पोर्टल था, इसमें हमने बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, स्टोरेज अकाउंट, वर्चुअल मशीन, एसक्यूएल डेटाबेस, ऐप सर्विस। अब जैसे ही हम इनको क्रिएट करेंगे और ये सब्सक्राइब करेंगे इनको, तो एज ए रिसोर्स ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, देख रहे हो, इन सब के रिसोर्स बन जाएंगे। तो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लासेस को आप समझ लो सर्विस, और जैसे ही उन क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्योंकि क्लासेस तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट रियल काम करते हैं, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट है हमारे रिसोर्स। तो एक्चुअली जो भी हम काम करते हैं रिसोर्सेज पे करते हैं, कि भाई हमारे स्टोरेज अकाउंट का एक एम स्टोरेज करके एक हमने अपने लिए इंस्टेंस बना दिया, जिसको अब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये रिसोर्स है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ए रिसोर्स इज एज़्योर इज एन इंडिविजुअल मैनेजेबल अकाउंट एंड इंस्टेंस ऑफ सर्विस दैट यू कैन क्रिएट, कॉन्फ़िगर एट यूज इन द क्लाउड। तो ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छी तरीके से, बट मैंने बुक में इसलिए लिखा है ताकि अगर कोई बुक से रिवाइज़ करना चाहे तो वो एकदम से मतलब रिवाइज़ कर ले, पढ़ के उसको बार बार पूरा का पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर रिसोर्स ग्रुप्स इन एज़्योर, व्हाई डू वी यूज़ देम इन प्रोजेक्ट्स। तो एंड से पहले आपको सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाम से वैसे समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स ग्रुप क्या हुआ, कि हमने रिसोर्सेज की ग्रुपिंग कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों बनाई करी हमने रिसोर्स की ग्रुप। ठीक है, तो ये समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो कंपनी की एप्लीकेशन है वो एज़्योर क्लाउड में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको इस तरीके से एक स्टोरेज अकाउंट की ज़रूरत पड़ी, एक वर्चुअल मशीन एज ए सर्वर आपने यूज़ किया, और एक आपने एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने इन सारे रिसोर्सेज को और सर्विसेज कह लो, आपने एक ग्रुप में बंद कर दिया, जिसका नाम रखा आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसोर्स ग्रुप 1। क्यों किया इस ग्रुप को क्रिएट, क्यों इस तीनों रिसोर्सेज को एक ग्रुप में किया? क्योंकि ताकि खाली डेवलपमेंट टीम के लोग इन तीनों को एक्सेस कर पाएँ, इनको एप्लीकेशन जो सर्वर को, एसक्यूएल डेटाबेस को, इनको सबको। ठीक है, अब आपकी टीम ने डेवलपमेंट कर लिया, एप्लीकेशन डेवलप हो गई, उसके बाद उसने डाल दिया टेस्टिंग पे, तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। सिमिलर एक अलग से सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, एक एसक्यूएल डेटाबेस अलग से होगा, क्यूए डेटाबेस। तो वो भी आपने एक ग्रुप बना लिया और उसका नाम रख दिया प्रोडक्ट टेस्टिंग रिसोर्स ग्रुप 2। और यहाँ पे भी आपने सेम टाइप के इंस्टेंसेस हैं, पर ये डिफरेंस इंस्टेंस है, ये टेस्टिंग रिसोर्सेज हैं। ओके, ये आपने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि पहला वाला जो ग्रुप 1 था उसको केवल डेवलपमेंट टीम एक्सेस कर सकती थी, पर इसको डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्यूए टीम भी एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें रिसोर्स ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अच्छा अगर हम रिसोर्स ग्रुप नहीं रखेंगे तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई टेस्टिंग का डेटाबेस कौन सा था, डेवलपमेंट का डेटाबेस कौन सा था, इस तरीके से। तो डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो ये इन्वायरमेंट बेस, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप, टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप। तो अगर सर्विस आपका क्लास है और रिसोर्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? लिस्ट हो गई, आपके नेम स्पेसेस हो गए जो java.net में होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट वी यूज रिसोर्स ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज प्रॉपरली। बेस्ट आंसर है, छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, ए रिसोर्स ग्रुप इन एज़्योर इज ए लॉजिकल कंटेनर दैट होल्ड्स रिलेटेड एज़्योर रिसोर्स। रिलेटेड मतलब एक ही एनवायरनमेंट के हैं, एक ही बिजनेस यूनिट के हैं, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप रिलेट करते हो। ठीक है, इट अलाउज यू टू मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल रिसोर्स इफिशिएंटली। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको लेटर कोई प्रॉब्लम ना हो, बुक से आप इजीली रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस्ड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। हाउ डू यू डिसाइड विच रिसोर्सेज टू कीप इन द सेम रिसोर्स ग्रुप। किस तरीके से आप डिसाइड करोगे। ठीक है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूज़ में हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं बुक में। ठीक है, पहला तो रीज़न मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट बेस, कि आपका डेवलपमेंट के लिए अलग एक इन्वायरमेंट है, उसके लिए अलग रिसोर्स ग्रुप, एक यूएटी अलग है, क्यूए अलग है, प्रोडक्शन अलग है, टेस्टिंग अलग है, स्टेजिंग अलग है। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप को रख सकते हो, उसके अंदर रिसोर्सेज रख सकते हो। दूसरा एक होता है हमारा बिजनेस यूनिट बेस्ड रिसोर्स ग्रुप। बिजनेस यूनिट बेस्ड मतलब बिजनेस आपके कंपनी में जैसे एचआर डिपार्टमेंट होगा, आईटी डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्ट्स का डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा। तो इन सबको अलग अलग एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है एज़्योर में। तो
उसके हिसाब से भी कि भाई ये आपका फाइनेंस ग्रुप हो गया, रिसोर्स ग्रुप, इसके जो रिसोर्सेज हैं वो केवल फाइनेंस की टीम मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप आप बनाएंगे। तो एनवायरनमेंट बेस्ड एंड दूसरा है आपका बिजनेस यूनिट बेस्ड। व्हाट आर एज्योर सब्सक्रिप्शंस? तो समझते हैं कि एज्योर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखो, हमें ये पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज के ग्रुप्स होते हैं। हम उनको ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि अलग अलग टीम के लिए अलग अलग रिसोर्स ग्रुप बन जाए। अब इस ग्रुप की भी ग्रुपिंग करते हैं हम, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब आप बोलोगे भाई इतनी कन्फ्यूजन क्यों कर रहे हो, ग्रुप की ग्रुपिंग क्यों हो रही है, रिसोर्स ग्रुप का भी ग्रुप क्यों बना रहे हो? देखो, रिसोर्स ग्रुप किस लिए था? ताकि टीम एक्सेस कर सके अलग अलग। सब्सक्रिप्शन जो होता है, जो कि रिसोर्स ग्रुप का भी ग्रुप होता है इस तरीके से, वो होता है हमारा बिलिंग को हैंडल करने के लिए। तो ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है। एक प्रोडक्ट 1 बनाती है एप्लीकेशन, जिसके कि आपको डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो उनका उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन 1 बना दिया। सब्सक्रिप्शन 1 को आप एज ए मैनेजर समझ सकते हो। मैनेजर का काम क्या होता है कि भाई देखना कि बिलिंग क्या हो रही है, जो भी आप रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो, एज्योर से सर्विसेज ले रहे हो, उसकी बिलिंग मैनेज करना। तो वो सब सब्सक्रिप्शन 1। तो ये सब्सक्रिप्शन 1 का लेवल का एक्सेस रहेगा आपके मैनेजर के पास, या फिर आपका जो प्रोडक्ट ओनर होगा, वो जो प्रोडक्ट 1 का जो ओनर है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी कंपनी एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनाती है, प्रोडक्ट 2। अब यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है प्रॉड, पर उसमें भी आपके पास बहुत सारे UAT और ये सब हो सकते हैं, राइट। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन 2 बना दिया, प्रोडक्ट 2 के लिए, ताकि अलग अलग रहे। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। क्या होगा कि आपकी कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट 1, उसकी बिलिंग जो मैनेजर देखता है, प्रोडक्ट मैनेजर, वो सब्सक्रिप्शन 1 के थ्रू काम करेगा। एक प्रोडक्ट 2 है, उसकी बिलिंग जो मैनेजर देखता है, वो सब्सक्रिप्शन 2 के थ्रू सारी बिलिंग हैंडल करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। अगर और भी प्रोडक्ट्स बनाती है आपकी कंपनी, तो सबके सब्सक्रिप्शन अलग अलग हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम मैनेजर के पास सब्सक्रिप्शन वाला जो लेवल होता है एक्सेस, उसमें ये भी होता है कि आपके रिसोर्सेज को डिलीट कर सकता है। ठीक है, ये एक्सेस आपके नॉर्मल डेवलपर के पास नहीं होगा कि भाई कुछ भी डिलीट कर दिया, डेटाबेस से डिलीट कर दिया। ये सब्सक्रिप्शन लेवल पे जो एक्सेस होगा, तो एक सब्सक्रिप्शन लेवल एक्सेस वाला मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर दूसरे सब्सक्रिप्शन को डिलीट या टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें सब्सक्रिप्शन आपको एकदम समझ में आ गया होगा, राइट, कि क्यों ज़रूरत है। लिख भी दिया है मैंने। An Azure subscription is a container for Azure resources that defines billing, access control and resource limits. Okay? तो ये डायग्राम और ये डेफिनेशन जो बुक में है, वो आपको हेल्प करेंगी रिवाइज करने में बिफोर योर इंटरव्यूज। एक छोटा सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सेस कंट्रोल डिफर बिटवीन सब्सक्रिप्शन लेवल एंड रिसोर्स ग्रुप लेवल? आपको आंसर पहले से पता है, मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सेम डायग्राम है जो मैंने एक्सप्लेन किया था जब सब्सक्रिप्शन एक्सप्लेन किया था, कि कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन होगा उनकी बिलिंग को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा आंसर था। अब जैसा मैंने बताया कि हाउ टू, ये इसका आंसर भी मैंने लिख दिया, सिंपल है, आपको पता ही होगा कि हाउ डज एक्सेस एट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेवल के एक्सेस का क्या मतलब है कि वो एक तो बिलिंग हैंडल कर सकता है, ठीक है, और दूसरा ये कि अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन लेवल का एक्सेस है तो उसके पास रिसोर्स ग्रुप, जितने भी उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप है, उनका एक्सेस उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, ये एक RBAC होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो इसको कहते हैं, तो रिसोर्स ग्रुप वाले को नहीं मिलेगा अपर लेवल का, लेकिन सब्सक्रिप्शन वाले को रिसोर्स ग्रुप का और रिसोर्स ग्रुप वाले को रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सेस काम करता है एज्योर में। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है, दैट्स इट, छोटा सा क्वेश्चन था। व्हाट आर मैनेजमेंट ग्रुप्स इन एज्योर, कैन यू गिव एन एग्जांपल? तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपकी कंपनी है एज्योर में, उसने अपने रिसोर्सेज हैं उसके पास, ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज को उसने ग्रुपिंग कर दी, रिसोर्स ग्रुप बना दिए, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रिसोर्स ग्रुप्स। अब इन
को हैंडल करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को, लाइक एक प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए सब्सक्रिप्शन 1 बना दिया जिसके अलग अलग ग्रुप्स थे, फिर प्रोडक्ट 2 को हैंडल करने के लिए सब्सक्रिप्शन 2 बना दिया। अब मैनेजमेंट ग्रुप क्या होगा, बेसिकली इनसे भी टॉप लेवल पे होगा। क्यों होगा, क्या ज़रूरत है? मैनेजमेंट ग्रुप का क्या काम है? ये पॉलिसी सेट करता है, सिक्योरिटी मेजर सेट करता है। जैसे आप अपनी कंपनी के CTO को समझ लो, वो बोलेगा फॉर एग्जांपल कि जो भी हमारी कंपनी एज्योर, जितने भी प्रोडक्ट एज्योर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट $10,000 से ज़्यादा का बिलिंग नहीं करना चाहिए। मतलब वो एक रूल बना देगा, एक पॉलिसी बना देगा, और उस पॉलिसी को वो सारी सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई कर देगा। तो क्या होगा कि कोई भी अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप के पास सारे सब्सक्रिप्शन का एक्सेस रहेगा, सारे रिसोर्स ग्रुप का एक्सेस रहेगा, तो उसने एक पॉलिसी बना दी, इम्प्लीमेंट कर दी, सारी सब्सक्रिप्शन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक टॉप लेवल थिंग होती है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे उसने बोल दिया कि भाई एक सिक्योरिटी वो चलेगा, एक एंटीवायरस चलेगा सारी वर्चुअल मशीन्स पे, हमारे जितने भी एज्योर में कंपोनेंट्स हैं, एक सिक्योरिटी वो बना दिया, ये ठीक है। तो उस तरीके की पॉलिसी भी उसने सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई कर दी, और सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई हो गई तो रिसोर्स ग्रुप पे हो गई, रिसोर्स ग्रुप पे हो गई तो वो एज्योर पे। तो इस तरीके से एक्सेस काम करता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी दी है। Azure मैनेजमेंट ग्रुप का टॉप लेवल कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अंडर ए कॉमन हायरार्की ऑफ। तो आप मैनेजमेंट ग्रुप को आप समझ लो कंट्री, सब्सक्रिप्शन आपके स्टेट हो गए, रिसोर्स ग्रुप आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, और रिसोर्सेज आपके ह्यूमंस हो गए, जो लोग होते हैं, ठीक है। काम एक्चुअली रिसोर्सेज ही करते हैं, ये सब एक मैनेज करने का तरीका होता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेम एक कंपनी का कि मैनेजमेंट ग्रुप CTO, सब्सक्रिप्शन मैनेज, और रिसोर्स ग्रुप आपके डेवलपर, टेस्टर्स, इस तरीके से, ठीक है। और रिसोर्सेज आपके जो एक्चुअल सर्वर्स, SQL डेटाबेसेस जो क्लाउड में पड़े हैं वो। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ एज्योर रिसोर्स मैनेजर एंड व्हाट इज़ इट्स रोल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आना ही चाहिए, और इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की अच्छे से। ये एक डायग्राम है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी जो उसमें है, क्या बोलते हैं, एज्योर में उसने अपने रिसोर्सेज डाले हुए हैं, ठीक है, और उसमें यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उन रिसोर्सेज को क्रिएट, रिमूव, मैनेज कर सकते हैं, राइट, मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है कि आपका जो रिसोर्स आप कैसे क्रिएट करोगे, आप एज्योर पोर्टल का यूज़ कर सकते हो, एज्योर CLI का, विजुअल स्टूडियो का, आप कहीं से भी एज्योर में एक रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आता है ARM का रोल। एज्योर रिसोर्स मैनेजर का जो रोल होता है वो होता है कि आप कहीं से भी रिसोर्स कर रहे हो, बट जो एक्शन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, या खाली क्रिएट नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक रिसोर्स रिमूव कर रहे हो एज्योर पोर्टल से, और या फिर CLI से, विजुअल स्टूडियो से, कहीं से भी करो, एक्शन का जो रिजल्ट होगा वो एक ही तरीके का कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एज्योर पोर्टल से रिमूव किया तो आधा ही रिसोर्स हटा, या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एडिट करी तो आधी ही प्रॉपर्टीज़ एडिट हुई, और एज्योर CLI से करा तो कुछ अलग ही हो गया, विजुअल स्टूडियो से करा तो कुछ अलग ही हो गया, ठीक है। तो ये ARM का काम है कि प्रॉपरली रिसोर्सेस को कंसिस्टेंट वे में मैनेज करना फ्रॉम जो भी एक्शंस ऊपर से आ रहे हैं। और एक और रोल है इसका कि ऑथेंटिकेशन। अगर आपने कोई ऑथेंटिकेशन रखा हुआ है कि भाई कोई डेवलपर है उसको ही एक्सेस मिलना चाहिए एज्योर पोर्टल के थ्रू रिसोर्स क्रिएट करने का, तो वो भी एज्योर रिसोर्स मैनेजर नहीं, ऐसे नहीं कि कोई भी दूसरा एम्प्लॉय आपकी कंपनी का वो भी आपके कोई रिसोर्स क्रिएट कर दिया उसने, उसको एक्सेस भी नहीं है, तो वो भी ARM करता है, ठीक है। तो क्या लिख भी दिया है मैंने, ये Azure Resource Manager is the central management layer in Azure that enable users to deploy, manage and organize cloud resources in a structured way. Okay, जितने भी resources हैं उनको properly manage करने के काम आता है। उनको आप remove करो, delete करो, create करो, edit करो, whatever. और it ensures that all resources are created, updated and deleted consistent and controlled manner, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट जस्ट यहाँ पे लिख भी दिया है बुक में ताकि रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
Can you explain Azure regions and availability zones? How are they different? तो चलिए समझते हैं कि ये होता क्या है। पहले तो नाम से ही थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि रीजन की बात हो रही है, मतलब कुछ ऐसे जियोग्राफिकल रीजन्स जो होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड का मैप है, आई होप आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो बुरी बात है। तो इसमें क्या है, हमारे पास रीजन्स है। रीजन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी मुंबई एक रीजन है, न्यूयॉर्क एक रीजन है। इस तरीके से एज्योर बोलता है कि एज्योर रीजन मतलब कि यहाँ पे मेरी जो सर्वर्स हैं प्रेजेंट हैं। मतलब कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप मुंबई वाले रीजन को कनेक्ट करो एज्योर को, क्योंकि वो पास है। तो वहाँ से अगर आपकी एप्लीकेशन मुंबई रीजन में होगी तो आपको एक्सेस, जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो फास्ट, मतलब आपको एक्सेस मिलेगा। और आपके यूज़र्स अगर मोस्टली इंडिया से हैं तो उनको भी मुंबई रीजन से कनेक्ट करके एज्योर को मिलेगा। तो आप मुंबई रीजन को अपना प्राइमरी सेट करोगे, ठीक है। वैसे ही अगर कोई न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग रीजन होते हैं एज्योर के। तो रीजन का क्या मतलब है कि एज्योर के सर्वर्स वहाँ पड़े। अब एज्योर रीजन एक ज्योग्राफिकल एरिया हो गया कि भाई मुंबई एक रीजन है, बट मुंबई में कहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं एज्योर के सर्वर्स, उन लोकेशंस को कहते हैं हम अवेलेबिलिटी जोन्स या फिर डाटा सेंटर्स। तो जैसे मुंबई में हमारे पास 5 जगह पे एज्योर ने, अपने माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डिफरेंट डाटा सेंटर बना के रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी जोन्स। तो एक ही रीजन में, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल डाटा सेंटर हो सकते हैं। डेफिनेशन लिखी है, ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर एज्योर हैज़ मल्टीपल डाटा सेंटर्स, इट प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज क्लोज टू यूजर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस। तो ये एज्योर रीजन है, जैसे मुंबई, वॉशिंगटन, टोक्यो। ये availability zone, a physically separate data center within an Azure region, ensure high availability by protecting against failures in a single data center। तो एक रीजन में मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। मल्टीपल क्यों होते हैं, ताकि अगर एक डाटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन फेल हो जाए तो दूसरा डाटा सेंटर उसको बैकअप प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो बैकअप होता है, डाटा डिज़ास्टर रिकवरी होता है, बहुत ही फास्ट होता है एज्योर में। कॉन्ग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर। एक गोल्डन रूल है इंटरव्यूज़ का। देखो, मैंने करीब 100 इंटरव्यूज़ से ज़्यादा ही दिए होंगे अपने 15 साल के करियर में, और करीब मैं 60 से 70 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ हूँगा और 25 से 30 में ही सिलेक्ट हुआ हूँगा। तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, ठीक है। होता है डर, बट उसको देते रहना है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जिस दिन आपका एक सिलेक्शन होगा ना, आप अपने 50 रिजेक्शन को भी भूल जाओगे एकदम। ओके, रूल है नेवर गिव अप जब तक कि क्रैक नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलिए, इस सेक्शन में हम देखेंगे क्वेश्चन एज्योर कंप्यूट सर्विसेज, और जब तक ये कोई सेक्शन ख़त्म होगा तब तक आपको वर्चुअल मशीन्स, VM स्केल सेट्स, एज्योर ऐप सर्विसेज क्लियर हो जाएगा एकदम। मे बी आपको पहले से थोड़ा बहुत पता हो, बट फिर भी एक बार तो ज़रूर रिवाइज कर लेना, ताकि आप कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट आर एज्योर कंप्यूट सर्विसेज? नेम ए फ्यू ऑफ देम। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। एज्योर सर्विसेज जो कंप्यूटेशन कर पाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एज्योर कंप्यूट सर्विसेज। एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कंप्यूट सर्विसेज का क्या मतलब है? कंप्यूट जो कंप्यूटेशन कर सके, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग कर सकें, एग्जीक्यूशन, जैसे आपका जो सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, उसमें जो आपका प्रोसेसर होता है वो कर सकता है कंप्यूटेशन, ठीक है। तो वो सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? एज्योर कंप्यूट सर्विसेज। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है हमारे पास? वर्चुअल मशीन्स, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को डालते हैं और वो जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर का जो प्रोसेसर है वो हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है, होस्ट करता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी सर्विसेज हैं, जैसे ये सारी हमारी एज्योर कंप्यूट सर्विसेज हैं, और भी हैं बट ये पॉपुलर वन है, जैसे वर्चुअल मशीन्स है, क्यूबरनेट सर्विस है, एज्योर ऐप सर्विस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस है। अगर आप डेवलपर हो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर डेडिकेटेड होस्ट, स्केल सेट, एज्योर बैच, फिर एज्योर फंक्शन।
ये दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाले क्वेश्चन में। और एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस, तो ये सब क्या करते हैं सर्विसेज, एक आपको प्रोसेसिंग पावर देते हैं ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्केल हो सके, एग्जीक्यूट कर सके, यूज़र्स के जो रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको हैंडल कर सके। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एज्योर कंप्यूट सर्विसेज। और आने वाले क्वेश्चंस में मैं बहुत सारी एज्योर कंप्यूट सर्विसेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है सिंपल सी, एज्योर कंप्यूट सर्विस प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग पावर, स्केलिंग एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स फॉर एप्लीकेशन। जो आपकी एप्लीकेशन है उसके लिए सिंपल सा आंसर है। और कंप्यूट सर्विस किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करती हैं। मैंने ये आंसर यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि बुक से अगर आप लेटर रिवीजन करना चाहें तो बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाए, टाइम नहीं लगना चाहिए। What are Azure virtual machines? When would you use them in a project? तो वर्चुअल मशीन्स मैंने बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसी सर्विस को क्लियर करूँगा। और ये सबसे सिंपल भी है, आपको पता है जो आपके सर्वर्स होते हैं जिनमें एप्लीकेशन होस्ट होती है, उन्हीं सर्वर्स को हम एज्योर में क्या कहते हैं, एज्योर वर्चुअल मशीन। एक सिंपल सा डायग्राम है, ये मैंने डायग्राम पहले एक्सप्लेन भी किया है। तो जो आपका यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है, तो जो सर्वर होता है उसकी जगह अब हम एज्योर में क्या यूज़ करेंगे, वर्चुअल मशीन्स। इसमें सेम ये एक सर्वर है एज्योर के पास, बस दैट्स इट। और बैकएंड के लिए भी, एपीआई सर्वर के लिए भी हम वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे पर्पज़ हैं बट ये प्राइमरी पर्पज़ होता है, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, Azure virtual machines are cloud-based virtual servers that allow users to run applications without needing physical hardware। ठीक है, कंपनीज को अपने पास अब सर्वर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो Azure की वर्चुअल मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सी एनालॉजी है यहाँ पे मैंने लिखी है कि Azure VM को आप एक कंप्यूटर की तरह सोचो, एक CPU की तरह, जो कि आपके क्लाउड में पड़ा हुआ है और इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। उसमें सब कुछ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, रैम, स्टोरेज, हार्ड डिस्क, जो भी चीज़ें आपके नॉर्मल कंप्यूटर में होती हैं सब उस सर्वर में अवेलेबल है, ठीक है। बुक में भी ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बाद में। What are the differences between horizontal and vertical scaling? When to use what? ये when to use, कब क्या कर यूज़ करना चाहिए, ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, तो मैंने सारे क्वेश्चन में इसीलिए इस पे फोकस ज़्यादा किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक VM है आपके पास और ये क्लाउड में रन कर रहा है, इसमें आपने अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास सैटरडे संडे को फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूज़र्स आपकी वेबसाइट को हिट करते हैं, तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हो एज़्योर क्लाउड में, इस तरीके से और ज़्यादा VM यूज़ कर सकते हो और उनमें भी अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और लोड बैलेंसर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू जो आपका जो ट्रैफिक है यूज़र से आने वाला, वो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं आगे क्वेश्चन वो कवर करूँगा लोड बैलेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसमें आप न्यू VMs ऐड कर रहे हो। एक होता है वर्टिकल स्केलिंग, उसमें क्या होता है कि लोड इंक्रीज हो रहा है आपकी VM पे, तो आप क्या करोगे, जो सेम VM है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दोगे, मतलब उसमें रैम बढ़ा दोगे, उसमें स्टोरेज बढ़ा दोगे, मतलब सेम VM में। तो सेम VM याद रखना, इसमें एक ही VM होता है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप नए नए VM ऐड करते जाते हो, उनमें अपनी एप्लीकेशन को वो कर देते हो, रेप्लिकेट कर देते हो ताकि यूज़र्स आसानी से काम कर सके, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो पहला डिफरेंस तो मैंने पहले ही बता दिया कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप मोर इंस्टेंसेस ऐड करते हो VM के, वर्टिकल स्केलिंग में आप एक ही VM का जो है साइज़ बढ़ाते हो, पावर बढ़ाते हो, रैम बढ़ाते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है बेटर है आपकी स्टेटलेस एप्लीकेशन, जैसे माइक्रो सर्विसेज, वेब APIs होते हैं उनके लिए। जो वर्टिकल स्केलिंग है वो स्टेटफुल एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन में आपने सब कुछ भर दिया है अपना, तो वो उसके लिए आपकी वर्टिकल स्केलिंग बेटर रहेगी, ठीक है। तीसरा डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ऑटो स्केल होना बहुत आसान है। एक VM है आपके पास, आपने 50-100 VM ऐड कर दिए, कल को आपका ट्रैफिक बहुत बढ़ गया,
पर जो इसमें होती है वर्टिकल, इसमें यहाँ लिमिटेड होती है। आप रैम कितनी बढ़ाओगे, प्रोसेसर को आप कितना इंक्रीज़ करोगे, मतलब प्रोसेसर एक लेवल के आने के बाद इंक्रीज़ नहीं होता है, जो कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करेगी जो हार्डवेयर वाली है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज़ बेटर देन वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। What are VM scale sets? When will you use them in your project? तो अब ये बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट कि आपके पास एक VM है और आपने उसको मैनुअली ऐड कर दिए VMs जब आपको एप्लीकेशन में लोड बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो मैनुअली आप उसमें मल्टीपल VM ऐड कर सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो आप ये काम कर रहे हो मैनुअली कर रहे हो कि लोड बढ़ गया, आपने मैनुअली बढ़ा दिया, ठीक है। और अब सपोज़ आप बढ़ाना भूल गए तो क्या होगा VM को, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आपका ट्रैफिक लेस हो गया तो आपको एक VM हटाना भी तो है, नहीं तो उस VM का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे एज्योर लेता रहेगा। तो आपको मैनुअली अगर हटाना भूल गए तो भी आपकी फालतू के पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास एक VM स्केल सेट, हम वर्चुअल मशीन नहीं ऐड करते हैं अपने एज्योर में, हम VM स्केल सेट करते हैं। तो ये क्या करता है, शुरू में आपके पास एक ही VM रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन का लोड बढ़ेगा ये अपने आप VM ऐड करता चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक बढ़ेगा, VM ऐड होते चले जाएंगे और जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट लोड बैलेंसर के थ्रू होगा। लोड बैलेंसर भी यूज़ करना पड़ेगा, कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा। तो इन शॉर्ट यू डू नॉट हैव टू ऐड VMs और डिलीट VMs मैनुअली, ओके। यहाँ लिख भी दिया है मैंने, Azure Virtual Machine Scale Sets let you create and manage a group of identical load balanced VMs. The number of VMs can automatically increase or decrease in response to the demand. तो ये है इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। What is Azure App Service? For what purpose can you use them? तो अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो ये जो है सर्विस Azure ऐप सर्विस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस करके एक Azure की ऑफरिंग है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐप सर्विस है, क्योंकि इसमें आप केवल एप्लीकेशन और डाटा दोगे और आपका ऐप सर्विस वो सारे काम कर देगा। आपको वर्चुअल मशीन नहीं, वर्चुअल मशीन में क्या होता है, आपको OS भी मेंटेन करना होता है, रन टाइम, मिडलवेयर सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। पर इसमें आपको कुछ भी OS मेंटेन, आपको क्या करना है, मैनेज्ड बाय यू क्या है, केवल एप्लीकेशन एंड डाटा। तो इसमें आपको ऐप सर्विस में अपनी एप्लीकेशन डालनी है, आपको अपनी एप्लीकेशन एज ए ऐप सर्विस होस्ट करनी है Azure में, ठीक है। और बाकी सबकी OS वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आप ऐप सर्विस में डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल वेब ऐप्स हैं आपके पास, वेब एप्लीकेशंस हैं, API ऐप, वेब API टाइप की हैं, मोबाइल ऐप्स, लॉजिक ऐप्स। तो इन सब को आप एज ए Azure ऐप सर्विस जो है होस्ट कर सकते हैं अपने क्लाउड ऐप सर्विस के थ्रू, आप अपने क्लाउड में Azure में डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, Azure ऐप सर्विस इज ए फुल्ली मैनेज्ड पास एग्जाम्पल। कोई भी कहे पास का एग्जाम्पल क्या है, तो Azure ऐप सर्विस that enables developers to host web applications, API and mobile backends without managing the underlying infrastructure, जो मैंने बताया, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी गई है ताकि आप इसको भूलो ना, इस बुक में रिवाइज कर सको आसानी से और आसान रहे आपके लिए। अब आप बोलोगे चलो हमारे पास वर्चुअल मशीन है और वो भी होस्ट कर सकती हैं एप्लीकेशन, ऐप सर्विस भी कर सकती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आगे कवर करूँगा आने वाले 1-2 क्वेश्चन में कि दोनों में से कब कौन सा यूज़ करना है, तो ध्यान रखना। What are the 5 main features और advantages of using Azure App Service? तो आपको एडवांटेजेस ज़रूर पता होने चाहिए Azure App Service के, नहीं तो आप यूज़ क्यों कर रहे हो अगर आपको किसी का पता ही नहीं है कि एडवांटेज क्या मिलेगा उसका, ठीक है। तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया आपको कि ऐप सर्विस आपको बस एप्लीकेशन और डेटाबेस डाटा डालना है, बाकी सब आपका Azure मेंटेन कर लेगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आप Azure ऐप सर्विस के थ्रू डाल सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या फ़ीचर Azure ऐप सर्विस प्रोवाइड करता है।
सबसे पहला फीचर है हमारे पास कि ऐप सर्विस जो है आपकी सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज .NET पाइथन, किसी में भी आपकी एप्लीकेशन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, एज्योर ऐप सर्विस देख लेगा, मैनेज कर लेगा। आपको उसका .NET फ्रेमवर्क, जावा, ये सर्वर में इन सब को इंस्टॉल करने की, JRE वगैरह इन सब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या फीचर है, एडवांटेज है, बिल्ट इन स्केलेबिलिटी, ऑटोमेटिकली स्केल्स अप्स डाउन बेस्ड ऑन ट्रैफिक। आपको बस डाल दो, ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा, ऑटोमेटिकली हैंडल होगा, ट्रैफिक डिक्रीज़ होगा, वो भी धीरे धीरे एज्योर ऐप सर्विस ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फुल्ली मैनेज्ड होता है, जैसे मैंने बताया कि जो भी आपके OS अपडेट्स होंगे, सिक्योरिटी मेंटेनेंस, एज्योर वो सब ख्याल रख लेगा। आपको कुछ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन और डेटा पे फोकस करना है। चौथा एडवांटेज, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, ऑटो फेलियर्स हो गए, तो एज्योर प्रॉपर बैकअप मेंटेन करता है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पांचवा, सिक्योर एंड कंप्लायंट। तो जैसा मैंने बताया कि जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, सब कुछ आपको बस कॉन्फ़िगर करना है, आपको कुछ ऐसा इंस्टॉल करके कुछ डिटेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है। बहुत ही ईजी कर दिया है एप्लीकेशन होस्ट करना, जो 80% ऑफ द टाइम जो आपकी एप्लीकेशन जो आप देखते हो एज्योर में होस्टेड, और वो आपकी एज्योर ऐप सर्विस के थ्रू ही होती है। ठीक है। 20% जो बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है, वो मैं बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन में हमें वर्चुअल मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है। बट अगर आपको एडवांटेजेस क्लियर हो गए हैं तो एक बार क्रिस्टल क्लियर लिख दो कमेंट्स या चैट बॉक्स में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप इस आंसर को कभी ना भूलो। What is the difference between Azure VMs and Azure App Service? When to use what? तो जब हमारे पास Azure App Service है और हम उसमें डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, तो वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट आंसर, समझते हैं कैसे, डिफरेंसेस से समझेंगे हम। ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो Azure VMs हैं वो क्लाउड बेस्ड वर्चुअल सर्वर्स हैं। यू कैन इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर एंड मैनेज कन्फिग्रेशन। सब कुछ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो एक ब्लैंक सर्वर है आपके सामने बस। पर जो एज्योर ऐप सर्विस है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है डेट अलाउज होस्टिंग वेब एप्लीकेशन APIs मोबाइल विदाउट मैनेजिंग द सर्वर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। OS, एंटीवायरस, ये अलाना फलाना चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल एज्योर ऐप सर्विस। ठीक है। ये आपको पहले से पता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एज्योर जो वर्चुअल मशीन जो है वो यूज़र मैनेज्ड होते हैं। आपको अपना OS अपडेट, आपको पता है, सिक्योरिटी, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग खुद करना पड़ेगा। एज्योर ऐप सर्विस फुल्ली मैनेज्ड बाय एज्योर, आपको बस एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल करनी है और दैट्स इट। माइक्रोसॉफ्ट हैंडल एवरीथिंग एल्स, पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है। सिंपल। अब बात आती है कि कब कौन सा, जो मेन क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन टू यूज़ व्हाट। ध्यान से सुनना इसको, और ये रहा आंसर। देखो, अगर तो आपकी एप्लीकेशन कोई कस्टम एप्लीकेशन है, डेटाबेस वर्कलोड दैट नीड्स फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल से कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन है आपकी कंपनी की, और वो आपको डालनी है एज्योर पे। अब आप चाहते हो कि आपको उसके लिए वर्चुअल मशीन मिले, क्योंकि आपकी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी APIs हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे केस में आपको फुल कंट्रोल चाहिए। आप एज्योर पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपका डाटा थेफ्ट कर ले, जो कि होता नहीं है, SLA होता है, बट फिर भी मतलब आपको सब कुछ खुद ही करना है। ठीक है। बड़ी कंपनी है। ओके। तो अब आप एज्योर वर्चुअल मशीन्स लोगे और उसमें आप अपनी एप्लीकेशंस डालोगे। ऐप सर्विस, जब आपकी जो एप्लीकेशन है वेब एप्स API, जो स्मॉल और मीडियम एप्लीकेशन है आपकी, स्मॉल और मीडियम, मोस्टली जो 90% एप्लीकेशन होती हैं स्मॉल और मीडियम होती हैं, उनको आप एज ए एज्योर ऐप सर्विस ही डालोगे, क्योंकि ऑटोमेटिक स्केलिंग और सब कुछ आपको जो आपका एज्योर है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेट। फुल कंट्रोल चाहिए तो वर्चुअल मशीन, और सिंपल चाहिए, इजी टू मेंटेन चाहिए तो एज्योर ऐप सर्विस। ठीक है। समझ में आ गया। सारे डिफरेंसेस यहाँ पे बुक में लिखे हुए हैं, ताकि लेटर रिवाइज भी करो तो आसानी से हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर।
एक सजेशन देना चाहूँगा इंटरव्यूज़ के बारे में। इंटरव्यूज़ में वन लाइन आंसर को अवॉइड करना, ठीक है। एलैबोरेट करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देना, और बेस्ट है कि अपने प्रोजेक्ट से रिलेट करना कॉन्सेप्ट को। कि फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट पूछा तो बोलना कि कॉन्सेप्ट ये होता है और मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में। इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को कंफर्म हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी, ठीक है। भले ही वो आपने वो क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं भी किया हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये है जो टॉपिक एज़्योर फंक्शंस, डेवलपर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और अगर आप डेवलपर हो और इंटरव्यूअर ने आपसे एज़्योर फंक्शंस के बारे में नहीं पूछा, तो मतलब वो रिक्वायरमेंट जो है ना, वो एज़्योर डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं, डेवलपर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इतने सारे एज़्योर फंक्शंस के कवर किए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What are Azure functions? Have you ever used them in your project? Why? Trust me, अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो आज मैं आपको वो आंसर देने वाला हूँ जिससे आप सिलेक्शन आपका हो जाए। तो सपोज़ आपने और आपकी डेवलपमेंट टीम ने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें एक फ्रंट एंड सर्वर था, एंगुलर रिएक्ट जेएस में हो सकता है। वो किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? आपकी एपीआई सर्वर को पास करेगा रिक्वेस्ट को, जो .NET जावा नोड में हो सकती है, ठीक है। ये हमारा, और अगर कोई हमारे पास डेटाबेस है तो डेटाबेस से डाटा लेके आ जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल सा एप्लीकेशन आपकी रन होगी। ये एप्लीकेशन इन एज़्योर में आपने या तो आप वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हो या आप एपीआई सर्विस अलग अलग यूज़ करनी पड़ेगी। फ्रंट एंड के लिए अलग, बैक एंड के लिए अलग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा? यूज़र आया, उसने आपकी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजी, साइन अप करने की कोशिश कर रहा है यूज़र। अब हो सकता है साइन अप में आप बोलो कि भाई अपनी फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट भी डाले। तो वो डॉक्यूमेंट जब फ्रंट एंड के पास आएगा, जब अपलोड करेगा यूज़र, तो वो डॉक्यूमेंट फ्रंट एंड के थ्रू एक एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज में चला जाएगा। इन शॉर्ट मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस में, बट इन शॉर्ट ये समझ लो कि एक सर्विस है एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज, जो कि यूज़ होती है इमेजेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जो फोटो यूज़र ने अपलोड करी वो एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज में आ गई। सिंपल, सब बहुत खुश, सब एकदम अच्छे से काम कर रहा है। पर अब क्या हुआ? जो यूज़र अपलोड कर रहा है फ़ोटो, वो हो सकता है बहुत बड़े बड़े साइज़ की हों, ठीक है। और बड़े साइज़ की होंगी तो क्या होगा? आपके एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज में वो ज़्यादा स्पेस ले रही हैं, ठीक है। ज़्यादा स्पेस ले रही हैं तो आपका जो एज़्योर है वो आपको उसके लिए ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि आप ज़्यादा स्पेस ले रहे हो, राइट। तो अब क्या करें? तो एज ए डेवलपर फिर आपने क्या किया? आपको एक आइडिया आया, आपने क्रिएट किया एक एज़्योर फंक्शन। एज़्योर फंक्शन क्या करेगा? वो एक पीस ऑफ कोड होता है, वो आपने अपने एज़्योर में डाल दिया। अब क्या होगा? जैसे ही कोई यूज़र अपलोड करेगा इमेज, एक ट्रिगर कॉल हो जाएगा, और ट्रिगर कॉल क्या करेगा? वो उस एज़्योर फंक्शन को कॉल कर देगा। उस फंक्शन में जो कोड लिखा हुआ है, वो कोड लिखा हुआ है कंप्रेस करने के लिए इमेज को। तो वो जो इमेज है वो कंप्रेस हो जाएगी और वापस से स्टोर हो जाएगी एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज में, ठीक है। क्लियर है? तो ये एक, तो इससे क्या होगा? जैसे जो इमेजेस आई जा रही हैं वो उस कोड के थ्रू, एज़्योर फंक्शन के थ्रू अपने आप कंप्रेस होके स्टोर हो रही हैं। इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, क्योंकि अब जो इमेजेस हैं वो कम साइज़ ले रही हैं आपके ब्लॉब स्टोरेज में, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिल सकता है, राइट। तो ग्रेट, ये एक एग्ज़ाम्पल है, बट ये बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है। और हो सकता है अगर आप ये इंटरव्यूज़ में बोलें तो आपको मतलब समझा जाए कि आप कहीं से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, इसको भी देना, और फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने एक एज़्योर फंक्शन क्रिएट किया। मैं एग्जांपल देता हूँ क्या, जिसमें कि जब साइन अप होगी फ़ोटो, तो आप चाहते हो कि आप यूज़र को एक वेलकम ईमेल भेज दो। जैसे ही यूज़र ने साइन अप किया, फ्रंट एंड ने उसको एक वेलकम ईमेल भेज दी कि वेलकम। तो उसके लिए आपने एक एज़्योर फंक्शन लिख दिया अलग से, ठीक है।
ध्यान रखना, ये मेन एप्लीकेशन का कोड नहीं होता है एज्योर फंक्शन, ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेट कोड होता है। तो ये एज्योर जैसे ही साइन अप हुआ, ट्रिगर हो गया, एक ट्रिगर चाहिए होता है एज्योर फंक्शन को। जैसे ही ट्रिगर हुआ, उसने एक वेलकम ईमेल जो है यूज़र को भेज दी। ग्रेट। तो मुझे लगता है कि अब आपका एज्योर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि ओके, एज्योर फंक्शन एक सेपरेट सा कोड है जो ऑटोमेटिकली जब भी कोई ट्रिगर आएगा उस पर या इवेंट अकर होगा तो उस पर एक ट्रिगर कॉल होगा और ट्रिगर आपके एज्योर फंक्शन के कोड को इन्वोक कर देगा और फिर जो भी आप काम कराना चाहते हो जाएगा। सिंपल इजी टू रिमेंबर डेफिनेशन भी यहाँ पे। Azure function is a serverless compute service in Azure that lets you run code in response to events without managing infrastructure। ठीक है, विदाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स का मतलब है कि आपको अपनी मेन एप्लीकेशन, चाहे वो वर्चुअल मशीन में हो चाहे ऐप सर्विस में हो, किसी में भी हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक पॉइंट और है, इट ऑटोमेटिकली स्केल्स एंड एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन ट्रिगर्ड, मेकिंग इट कॉस्ट एफिशिएंट एंड लाइट वेट। एज्योर आपको एज्योर फंक्शन का अपन कोड रखने के लिए बिल नहीं करेगा, वो तभी बिल करेगा जब आपका एज्योर फंक्शन ट्रिगर होगा, जब कॉल होगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, अच्छा है, मतलब जितना यूसेज उतना ही प्राइस, पे एज यू गो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है, डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, डायग्राम भी एकदम क्लियर है, ताकि लेटर अगर आप बुक से रिवाइज करना चाहो तो एकदम से आपको रिवाइज कर सको इंटरव्यूज से पहले। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्रिस्टल क्लियर लिख दो कमेंट्स या चैट बॉक्स में, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी भूलें ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, अब आप पूछोगे कि एज्योर फंक्शन का कोड जो होता है वो हम डायरेक्टली क्या मेन वेबसाइट के अंदर, मेन एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हैं? हाँ, सेम ही काम करेगा, कोड तो सेम ही रहेगा, आप उसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर लो, पर क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे, तो वो मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चन में क्लियर करूँगा उसका आंसर। वाई नॉट इंक्लूड द एज्योर फंक्शन कोड डायरेक्टली विद इन द मेन एप्लीकेशन? ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैंने आपको एज्योर फंक्शन समझाया था और मैंने समझाया था कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज अपलोड करता है यूज़र, वो आपके फ्रंट एंड पे आती है और आप उसको इमेज को भेज सकते हो ब्लॉब में, और ब्लॉब में आपका एज्योर फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो एज्योर फंक्शन मतलब एक अलग से कोड है, पर आप सेम कोड को अपनी मेन एप्लीकेशन, चाहे ऐप सर्विस हो, वर्चुअल मशीन हो, जो उसके अंदर भी आप अपनी मेन एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी एज्योर फंक्शन के कोड को रख सकते हो। ठीक है, काम वही करेगा, सेम करेगा, बट अब आपने अलग से क्यों बनाया एज्योर फंक्शन को? एक तरीके से कह सकते हो कि एज्योर फंक्शन का एडवांटेज क्या है, ये भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आंसर है कि एज्योर फंक्शन कोड जो है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी मेन एप्लीकेशन को। अगर आपने अपनी मेन एप्लीकेशन में ही कोड लिख दिया तो आपकी मेन एप्लीकेशन में कोड बढ़ गया तो रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाएगा यूज़र को, राइट? यूज़र को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, माइट बी जितना भी माइक्रो सेकेंड्स, बट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि कुछ काम कर रहा है इमेज को कंप्रेस करने का। तो एज्योर फंक्शन को जब आपने अलग लिखा तो अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो अलग से काम हो रहा है इमेज को कंप्रेस होने का। यूज़र को रिस्पॉन्स चला गया कि साइन अप हो गया है, फोटो वोटो अपलोड हो चुकी है। जो एज्योर फंक्शन है उसके अंदर जो कोड है उसको आपके मेन एप्लीकेशन से कोई भी मतलब नहीं है। ये मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि एज्योर फंक्शन इंडिपेंडेंट है, वो सर्वरलेस है एज्योर फंक्शन। याद रखना, सर्वरलेस का क्या मतलब होता है ये मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चन में एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, बट आप ये समझ चुके हो क्योंकि ये जो मैंने जो एक्सप्लेन किया सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दी है, मैं पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। अगर लेटर रिवाइज करना चाहते हो तो आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, What exactly is serverless in Azure? Is it truly serverless? अभी देखो, मैंने आपको ये Azure फंक्शन एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ा एडवांटेज Azure फंक्शन का क्या है कि वो सर्वरलेस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब सर्वरलेस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सर्वरलेस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई भी सर्वर नहीं है। Azure फंक्शन किसी न किसी सर्वर पे ही वो हो रहा है, मतलब होस्ट हो रहा है, रन कर रहा है। सर्वरलेस का मतलब ये है कि जो आपकी मेन सर्वर, जो आपकी मेन एप्लीकेशन है, जो वर्चुअल मशीन है, ऐप सर्विस है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एज्योर फंक्शन को रन होने के लिए, तो इसलिए वो सर्वरलेस कहलाता है। ओके,
मेन एप्लीकेशन का सर्वर कुछ और है, एज्योर फंक्शन बट उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता। तो अब आप पूछोगे कि इंपॉर्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताई दी थी कि इससे क्या होता है कि जो आपकी मेन एप्लीकेशन का कोड है वो डीकपल हो जाता है, डीकपल, लूजली कपल। डीकपल मतलब मेन एप्लीकेशन का कोड अलग हो गया, एज्योर फंक्शन का कोड अलग हो गया। तो ये डीकपलिंग का जो एडवांटेज है ये आपको एज्योर फंक्शन ने दिया, ठीक है। ये डीकपल और लूजली कपल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि हमारी जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती थी, जैसे जावा और डॉटनेट, सेम ही एप्लीकेशन में हमारा बैकएंड भी होता था, HTML भी होता था, जावा कोड भी, C#, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में होता था। पर धीरे धीरे चीज़ें डीकपल और लूजली कपल होती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका फ्रंट एंड HTML का कोड अलग उसमें होता है, API बैकएंड डॉटनेट जावा का कोड अलग एप्लीकेशन में होता है, राइट। फर्दर हमारी डीकपलिंग हो रही है। अब जैसे माइक्रो सर्विसेज है, उसमें क्या होता है, बैकएंड में ही हमारे पास अलग अलग सर्विसेज हमने बना दी हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, सेपरेट सर्वर्स पे रन करती हैं, बट टुगेदर वो कम्युनिकेट करती हैं। तो वो लूज कपलिंग और डीकपलिंग का जो ये तरीका है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशंस बड़ी होती जा रही हैं। अब होता क्या है कि अगर बड़ी एप्लीकेशंस हैं तो उनमें बग आ जाता है कोई, तो उन पूरी एप्लीकेशन स्टॉप करनी पड़ती थी पहले, तो फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता था, एप्लीकेशन डाउन टाइम बहुत रहता था। अब इंडिपेंडेंट लूज कपलिंग, डीकपलिंग के थ्रू छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, एक में अगर कोई बग आया तो बाकी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसी में आपको बग फिक्स करना है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा और ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट ये सर्वरलेस, लूज कपलिंग, डीकपलिंग, इंडिपेंडेंट, इन सब का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने एक सर्वरलेस की डेफिनेशन भी लिख दी है। सर्वरलेस मीन्स रनिंग कोड विदाउट मैनेजिंग द सर्वर्स वेयर योर मेन एप्लीकेशन इज रनिंग, ठीक है। इज इट ट्रूली सर्वरलेस एज योर फंक्शन? नो, इट्स नॉट ट्रूली सर्वरलेस। सर्वर स्टिल एग्जिस्ट बट यू डू नॉट हैव टू मैनेज देम, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एज्योर फंक्शन को ट्रिगर्स जो हैं इन्वोक करते हैं, कि कुछ ट्रिगर हुआ तभी तो एज्योर फंक्शन इन्वोक हुआ। तो कौन कौन से टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले क्वेश्चन में। व्हाट आर ट्रिगर्स एंड द टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स इन एज्योर फंक्शन। तो थोड़ा से आंसर सुनने के बाद आप बोलोगे कि वाह व्हाट है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, एज्योर फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट। कोई इवेंट हुआ, कुछ इमेज आई, कुछ यूज़र की रिक्वेस्ट आई, तो वो एक इवेंट है। फिर आपने एज्योर फंक्शन में क्या लिखा है, कोड, उन दोनों को मिला के हमारा बनता है एज्योर फंक्शन। इवेंट आया, कोड, दो इवेंट नहीं आया तो नहीं चलेगा एज्योर फंक्शन, ठीक है। कोड नहीं है तो भी नहीं चलेगा, एज्योर फंक्शन का जो कोड है वो भी नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो इन दोनों को मिला के एज्योर फंक्शन बनता है। तो यहाँ लिख भी दिया है मैंने, ट्रिगर्स आर स्टार्ट टू इन्वोक एज्योर फंक्शंस। When an event occur, it triggers the Azure function which then automatically perform the task, stops when done. अब क्वेश्चन आता है कि जो ट्रिगर आया, ओके, एज्योर फंक्शन कॉल हुआ, तो कितने टाइप्स के हमारे पास ट्रिगर्स होते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप सिंपल है वो है HTTP ट्रिगर। जब भी यूज़र से कोई रिक्वेस्ट आई वो एक ट्रिगर की तरह काम करती है। वो एक ट्रिगर हो सकता है, आप उसको ट्रिगर की तरह यूज़ करके एक एज्योर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। HTTP ट्रिगर कहते हैं, ठीक है इसे। सेकंड टाइप होता है टाइमर ट्रिगर। ये भी आप अपने कोड लिख सकते हैं कि एक एज्योर फंक्शन लिख दिया, ये हर 2 घंटे में अपने आप कॉल होता रहेगा, तो टाइमर लगा दिया आपने, तो ये टाइमर ट्रिगर हो गया कि हर 2 घंटे में अपने आप कॉल होता रहे। ये भी एक ट्रिगर हो सकता है। तीसरा ब्लॉब ट्रिगर। ब्लॉब की कोई इमेज आई तो आपने उस पर एक ब्लॉब ट्रिगर लगा दिया, ठीक है। तो और भी टाइप के ट्रिगर होते हैं, बट मैं मोस्ट कॉमन ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने का, क्योंकि जितना हमें याद रह सकता है उतना ही हमें पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू राइट कोड ऑफ एन एज्योर फंक्शन, शेयर एग्जाम्पल। तो बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी है, एक्सप्लेन बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आपको चलो एक एज्योर फंक्शन का कोड भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सब कुछ थ्योरी ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। कोड दिखाऊंगा, डरना मत, एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये रहा हमारा एज्योर फंक्शन का कोड, ठीक है। C# जावा का, ये C# का है, बट ये जावा भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है।
आप पहली बात, आप एज्योर फंक्शन को C#, जावा स्क्रिप्ट में लिख सकते हो और भी शायद लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, ठीक है। कोई एक लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी मेन एप्लीकेशन का कोड है, ज़रूरी नहीं है कि एज्योर फंक्शन में भी आप ज़रूरी है। आपकी मेन एप्लीकेशन C# में हो सकती है, आपने फंक्शन आपने जावा में लिख दिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, चलेगा, ठीक है। अब एज्योर फंक्शन में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं कोड लिखने के लिए जो हमें याद रखनी है, जो हमें बतानी भी हो सकती है अगर इंटरव्यू में। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप एज्योर फंक्शन लिखोगे, सबसे पहले इस तरीके से फंक्शन नेम करके लिखोगे, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद अंदर आप यहाँ पे एज्योर फंक्शन का नाम दोगे, जैसे मैंने सिंपल ईमेल लिखा हुआ है, ऐसे ही आप क्या करोगे, एज्योर फंक्शन का नाम दोगे। तो ये पहली चीज़ हो गई कि आपने एज्योर फंक्शन, तो कोड जो आपका एज्योर है वो समझ जाएगा कि ये एक एज्योर फंक्शन है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपकी है कि एक रन आपका मेथड होगा जो आपका एज्योर फंक्शन रन करेगा। तो रन मेथड होगा आपके एज्योर फंक्शन में, ठीक है। जब भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा एज्योर फंक्शन का, तो इस रन के अंदर जो आपने कोड लिखा होगा वही एग्जीक्यूट होगा। थर्ड पॉइंट, आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रिगर कौन सा है। HTTP ट्रिगर है, ब्लॉब ट्रिगर है, टाइमर ट्रिगर है। यहाँ पे HTTP ट्रिगर था तो ये भी मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल में, ठीक है। फाइनली आप इस ब्रैकेट्स के अंदर अपना जो भी लॉजिक है, कोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो कोड लिखा हुआ है मैंने, ये है कि अगर यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजे तो यूज़र को एक वेलकम ईमेल करके वापस से ईमेल कर दो कि हाँ यू हैव, आपने साइन अप कर लिया है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया मेन एज्योर फंक्शन लिखने के लिए अभी तक का, तो यही है। और मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट मेंशन कर भी दिए हैं, मतलब थ्योरी लिख दी है, एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया है। बुक से अगर आप लेटर रिवाइज करना चाहो तो आप इस थ्योरी को और इस कोड को देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर एज्योर लॉजिक एप्स? एज्योर लॉजिक एप्स क्या होते हैं? क्लाउड बेस्ड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सर्विस होती है। वर्क फ्लो क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक इसको मत देखो अभी एक आपने वेबसाइट बनाई, उसमें एक फॉर्म बनाया, उसमें यूज़र जो है उसने आई, फॉर्म में अपना ईमेल और नाम दिया और सबमिट बटन दबाया। अभी आपको क्या करना है, उस पर एक ऑटोमेटिकली ईमेल आपको भेजनी है यूज़र को वापस, ठीक है। आपको अपनी एप्लीकेशन में कोड लिखना है, तो आप एज्योर फंक्शन कोड लिख सकते हो, राइट, जो मैं पहले बता चुका हूँ। बट एक ये भी है कि आप एक एज्योर लॉजिक ऐप का यूज़ कर सकते हो। ये भी एक एज्योर में एक सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एग्जांपल देखो कि सपोज़ एक HTTP रिक्वेस्ट आई, ठीक है, उसमें आपने देखा कि ईमेल कस्टमर ने भेजी है, मतलब यूज़र ने भेजी है। तो आपने क्या किया, एक लॉजिक ऐप के थ्रू आपने देखा ईमेल है, यस, आपने एक वेलकम ईमेल यूज़र को सेंड कर दी एज्योर लॉजिक ऐप के थ्रू। कोई भी आपको एज्योर फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक वर्क फ्लो ऑटोमेशन है। इस तरीके से आप वेलकम ईमेल, कुछ अप्रूवल प्रोसेस, ऐसे जो आपके होता है सिस्टम, उसको वर्क फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी एज्योर लॉजिक एप्स। यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। It's a cloud-based workflow automation system. It allows you to connect to automate across different system services applied without running much code. तो आपको ऑटोमेट कर दिया आपने प्रोसेस, ओके। ये एक हो गया एज्योर लॉजिक एप्स। अब आप पूछोगे कि भाई एज्योर फंक्शंस क्यों नहीं यूज़ किया हमने, तो ये मैं आपको आगे वाले कोड में बताऊंगा कि कब हमें एज्योर लॉजिक ऐप यूज़ करना है और कब एज्योर फंक्शन। वर्क फ्लो का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वर्क फ्लो क्या होता है। जैसे कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो मैनेजर ने अप्रूव कर दी, फिर वो या तो रिजेक्ट भी कर दी, फिर वो सीनियर मैनेजर के पास गई, वो उसने अप्रूव कर दी। तो ये जो होता है ना सिस्टम, इसको वर्क फ्लो कहते हैं, ठीक है। छोटा सा आइडिया दिया है बट ये होता है वर्क फ्लो। उसके लिए एज्योर लॉजिक ऐप्स हमें मदद कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कब एज्योर फंक्शन, कब एज्योर लॉजिक ऐप यूज़ करना है, ओके, आने वाले क्वेश्चन में। How Azure Logic Apps are different from Azure Function? When to use what? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोनों सेपरेटली। अब हम देख रहे हैं when to use what।
तो जैसे कि कोई आपके पास HTTP रिक्वेस्ट आई, उसमें ईमेल थी, साइन अप किया यूज़र ने, यस ईमेल थी, तो आपने एक सेंड वेलकम ईमेल भेज दिया। इसके लिए आप लॉजिक ऐप का यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि लॉजिक ऐप यूज़ करते हैं जब आपका बहुत ही सिंपल ईमेल टेम्पलेट हो, सिंपल सा वर्कफ्लो हो, आपको जस्ट एक ईमेल भेजनी है और कुछ नहीं करना। बट अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे ईमेल आई और उसमें आपको पहले ईमेल वैलिडेट करनी है कि ये ईमेल वैलिड भी है कि नहीं है, और आपको उसमें कुछ कस्टमाइज़ करना है, आपको अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में या कुछ देखना है कि ये ईमेल एग्जिस्ट, जो व्हाटएवर कस्टमाइज़ करना है, तो उसके लिए आपको एज्योर फंक्शंस फॉर कस्टम लॉजिक एंड कस्टम ईमेल टेम्पलेट। सिंपल लॉजिक ऐप्स लो कोड नो कोड सर्विस होती है, बहुत ही सिंपल केसेस में यूज़ हो जाती है, ठीक है। एज्योर फंक्शंस अगर आपको कोडिंग करनी है, कुछ कस्टमाइज़ करना है, कुछ बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए एज्योर फंक्शंस बेस्ट है, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि लेटर अगर आप रिवाइज़ करना चाहो तो आप इजीली डायग्राम और थ्योरी को मिला के आप अपना एक दिमाग में इमेज बना लो, ठीक है। ये बुक आप इजीली रिवाइज कर सकते हो लेटर। कॉन्ग्रेट्स ऑन फिनिशिंग द लास्ट चैप्टर। नाउ लिसन केयरफुली। देखो, इंटरव्यू में सक्सेस के लिए ब्रिलियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, इतना इंटेलिजेंस नॉलेज ये सब नहीं है। एक ही चीज़ चाहिए होती है बस, कीप गिविंग इंटरव्यूज़, देते रहो इंटरव्यूज़, ठीक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ, ठीक है। ओके, तो अब इस सेक्शन में हम कवर करेंगे क्वेश्चन एज्योर स्टोरेज सर्विसेज से, और बाय द एंड आपको सारे एज्योर स्टोरेजेस क्लियर हो जाएंगे जितने भी टाइप हैं उनके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सा एज्योर स्टोरेज किस सिनेरियो में यूज़ करना है हमें अपनी एप्लीकेशन में, ये आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से हो, बट एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना टू गेन मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंटर्स मिल सकते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है रिवाइज करके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ एज्योर स्टोरेज? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एज्योर स्टोरेज? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको ये पता होगा कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हैंडल करती हैं। जैसे कि इमेजेस भी एक टाइप का डाटा है, उसके बाद हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो डाटा होता है वो, उसके बाद एक्सेल फाइल, उन सबको आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हैंडल करती हैं, राइट। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज एज्योर प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहले है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है हमारा ब्लॉब स्टोरेज। और ये हमारा इसका पर्पज़ होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, जैसे कि इमेजेस, वीडियो, मीडिया फाइल्स, बैकअप्स, ये सब हमारा ब्लॉब स्टोरेज में है, ठीक है। इसमें लार्ज साइज होता है जिन डाटा का, ठीक है। फिर हमारा दूसरा टाइप होता है फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज क्या होता है? एक शेयर्ड फाइल स्टोरेज की तरह काम करता है, और इसको कोई भी पर्सन दूसरा इजीली एक्सेस कर सकता है। और ये ब्लॉब स्टोरेज से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे, कब, मतलब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर है हमारा टेबल स्टोरेज। टेबल स्टोरेज जो आपका नो एसक्यूएल डाटा होता है, आपका जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उसके लिए हमारा टेबल स्टोरेज यूज़ होता है। और लास्ट होता है हमारा क्यू स्टोरेज, जो हमारा मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इसको यूज़ करना, तो ये, लेकिन मैं सारे के सारे डेटाबेस स्टोरेजेस को मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में एक एक करके सबको क्लियर कर दूंगा अपकमिंग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एज्योर स्टोरेज तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। एज्योर स्टोरेज इज ए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दैट लेट्स यू स्टोर एंड एक्सेस डाटा ओवर द इंटरनेट, सिंपल एंड एक्सप्लेन एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, व्हेन वुड यू यूज़ इट इन योर प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब यूज़ करना चाहिए। तो ये एज्योर ब्लॉब स्टोरेज जो एज्योर की सर्विस है, कब यूज़ करनी चाहिए, तो एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी एक एप्लीकेशन एक वर्चुअल मशीन या ऐप सर्विस में है, जिसमें कि यूज़र जो है वो अपलोड इमेजेस कर रहा है। दूसरी एक एप्लीकेशन है जो कि फिर से ऐप सर्विस VM में हो सकती है, जिसमें कि यूज़र आपका अपलोड वीडियोस कर रहा है,
ठीक है। अब ये आपके लिए, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आप कौन सी एज्योर सर्विस यूज़ करोगे इमेजेस और वीडियोस को स्टोर करने के लिए, वो है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस एज्योर सर्विस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो कि मीडिया फाइल्स होती हैं हमारी, लार्ज हाई साइज होता है, उनको स्टोर करने में ये अच्छे से एकदम कैपेबल है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये होता है कि इस ब्लॉब स्टोरेज से रिट्रीव करना भी फाइल, फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरी एप्लीकेशन है आपकी, वो रीड इमेज कर रही है यहाँ से ब्लॉब स्टोरेज से, या फिर वीडियोस रीड कर रही है ब्लॉब स्टोरेज से, तो ये भी ब्लॉब स्टोरेज बहुत फास्टली एक्सेस करवा सकता है अपनी इमेजेस को, अपने जो भी उसने स्टोर किया है। कैसे करवा सकता है, जैसे URL के थ्रू, आपको बस URL दे देना है उस एप्लीकेशन को और वो ब्लॉब स्टोरेज से वो एप्लीकेशन डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ओके, तो ब्लॉब स्टोरेज तो एक फाइल स्टोरेज भी तो है, वो क्या करती है फिर, वो भी तो सेम डाटा स्टोर कर सकती है, बट उसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। बट ब्लॉब स्टोरेज आपको पता लग गया है कि ब्लॉब स्टोरेज इज यूज व्हेन यूज टू स्टोर लार्ज इमेजेस, फाइल, बैकअप, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एडिटिंग फाइल, हाँ ये बात ध्यान रखना कि जो ब्लॉब स्टोरेज में जो फाइल्स पड़ी हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होती हैं, ऑब्जेक्ट जो आपके क्लासेस ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट, तो इनको जो है एडिट करना, अगर आप इस मैन्युअली इस स्टोरेज को खोलोगे तो इसमें आपको रीड करना, फाइल्स एडिट करना, वो नहीं आसान है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, उस काम मामले में हमारी मदद करता है फाइल स्टोरेज, अगर आपको मैन्युअली एक्सेस करना है तो। हाँ, कोई और एप्लीकेशन ब्लॉब स्टोरेज से एक्सेस कर लेगी URL के थ्रू जो आपने दिया, बट आप मैन्युअली नहीं कर पाओगे, मतलब आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, व्हाट इज़ एज्योर फाइल स्टोरेज, व्हेन वुड यू यूज़ इट इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फाइल स्टोरेज क्या है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपने एक एप्लीकेशन है, एक VM में एग्जीक्यूट हो रही है, वो उससे लॉग जनरेट हो रहे हैं उस एप्लीकेशन से, दूसरी एक एप्लीकेशन है उससे रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि इन लॉग्स को, रिपोर्ट्स को किसी ऐसी जगह में रखा जाए जहाँ पे मैन्युअली भी कोई इन्हें आके ओपन कर सके, रीड कर सके, एडिट कर सके। ठीक है, तो किसी ऐसी ड्राइव में रख दिया जाए इनको, नेटवर्क ड्राइव जो हम कहते हैं। उसके लिए जो बेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके कलीग्स हैं, डेवलपमेंट टीम मेंबर्स हैं, वो इन फाइल्स को मैन्युअली अपडेट कर सकें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका एज्योर फाइल स्टोरेज। और इस फाइल स्टोरेज में जो भी फाइल्स आएंगी वो सब शेयरेबल होंगी, उनको एक इजीली पाथ के थ्रू आपके जो भी एम्प्लॉयज़ और टीम मेंबर्स हैं सब कोई उनको एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत सिंपल। तो ब्लॉब स्टोरेज को नहीं कर सकते, मैन्युअली नहीं कर सकते। ठीक है, फाइल स्टोरेज को मैन्युअली कर सकते हैं, बट ये स्लो है थोड़ा, मतलब अगर आप चाहोगे कि कोई दूसरी एप्लीकेशन इन फाइल्स को ओपन एडिट कर सके तो वो थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए ब्लॉब स्टोरेज बेस्ट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का स्टोर करना है स्टोरेज में, उसके बेस पे आप फाइल स्टोरेज और ब्लॉब स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी दी है कि फाइल स्टोरेज व्हेन यू नीड टू माउंट द स्टोरेज एज ए शेयर ड्राइव आप यूज़ करना चाहते हो, नेटवर्क फोल्डर, जैसा हमारा विंडोज़ में फोल्डर होते हैं, ओपन करते हैं कोई भी एडिट कर सकता है वैसे। और क्योंकि इसको ओपन एडिट सेव फाइल मैन्युअली करना बहुत आसान होता है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सप्लेन एज्योर टेबल स्टोरेज, व्हेन वुड यू यूज़ इट इन योर प्रोजेक्ट। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपने एक ऐप सर्विस में आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है, वो एप्लीकेशन क्या कर रही है, जो भी आपकी एरर्स हैं और इन्फॉर्मेशन है वो लॉग जनरेट भी हो रहा है उसमें साथ साथ में। अब ये लॉग्स को आपको रीड करना है आपको, क्योंकि ये लॉग क्या होगा, स्लोली टाइम के साथ इसका साइज़ ग्रो होता जाएगा। ठीक है, ये बढ़ती चली जाएगी, तो इसको रीड करना ना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बेस्ट है इसके लिए टेबल स्टोरेज। इसमें आप अपनी सेटिंग्स, लॉग्स, यूज़र प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। बेस्ट क्यों है टेबल स्टोरेज, क्योंकि टेबल स्टोरेज में आप सिंपल क्वेरीज डाल के, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेरी आपने लिखी कि पार्टीशन की दे, और इसके बेस पे जो इस फिल्टर लगाया आपने इस क्वेरी की हेल्प से,
उतना ही रिजल्ट आप इस टेबल स्टोरेज से इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये एक तरह क्लोज टू एसक्यूएल है, बट प्रॉपर एसक्यूएल नहीं है ये। एसक्यूएल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, रिलेशनल डेटाबेस होता है काफ़ी। ये सिंपल एक टेबल स्टोरेज आप कह सकते हैं, एक नो एसक्यूएल स्टोरेज है। नो एसक्यूएल क्या होता है मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में क्लियर करूँगा, बट इसमें कोई रिलेशनल और ये सब एसक्यूएल जैसे जो कॉम्प्लेक्स फंडे नहीं है, बस सिंपल एज ए टेबल की वैल्यू पेयर अंदर रहेंगी और उनको आप एज ए सिंपल क्वेरी से वो कर सकते हो, ज़्यादा हैवी क्वेरी नहीं लगती हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। यूज एसक्यूएल टेबल स्टोरेज व्हेन यू नीड lightweight, fast and cheap NoSQL storage for massive amounts of simple structured data without needing complex querying। complex querying possible नहीं है और रिलेशनशिप वो SQL यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपका डेटाबेस बहुत क्रिटिकल है, मतलब ये लॉग्स तो इतनी क्रिटिकल नहीं होती हैं, लेकिन अगर लॉग्स कुछ मिसप्लेस हो गए तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपका एक्चुअल डाटा है यूज़र का, तो फिर आपको एक्चुअल डेटाबेस यूज़ करने चाहिए, ये टेबल स्टोरेज नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके। एक्सप्लेन Azure क्यू स्टोरेज, व्हेन वुड यू यूज़ इट इन योर प्रोजेक्ट। तो ये भी एक सर्विस है जो Azure के पास रहती है, टाइप ऑफ स्टोरेज है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ आपने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करी जो कि यूज़र से ऑर्डर एक्सेप्ट करती है। इसमें आपका एक फ्रंट एंड आपने सर्वर बनाया, एक बैक एंड बनाया और एक आपने डेटाबेस बनाया। अब यूज़र जब ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, लाइक दिस, तो इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जांपल क्या होगा, सबसे पहले तो फ्रंट एंड एक रिक्वेस्ट भेजेगा एक दूसरी सर्विस को, इन्वेंट्री चेक की प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, फिर जो ऑर्डर जो यूज़र ने पेमेंट किया है उसका कंफर्मेशन होगा कि ऑर्डर पेमेंट कर दिया है, और फिर ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल यूज़र को चली जाएगी। ये तीनों अलग अलग सर्विस हो सकती हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये सब। देखो, या तो आप ये सारा कोड एक ही एप्लीकेशन में डाल दो जो हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन भी कहते हैं, बट आजकल माइक्रो सर्विसेज हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग सर्विस बनी हुई है। ठीक है, अब ये सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, फ्रंट एंड से इन्वेंट्री चेक पे कैसे पता लगेगा कि कोई ऑर्डर आया है, और वो उसके लिए हमारा होता है क्यूज। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है, एक बात ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये होती थी पहले कि जैसे ऑर्डर प्लेस यूज़र ने किया और उसके बाद फ्रंट एंड ने पास कर दिया इन्वेंट्री चेक के लिए। अब आपका जो यूज़र है वो ब्लॉक हो गया, वो अब कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्वेंट्री चेक, ऑर्डर पेमेंट, कंफर्मेशन ईमेल। तो 6 से 7 सेकंड के लिए यूज़र ब्लॉक हो गया। इस यूज़र ब्लॉक ना हो इसके लिए ये प्रोसेस असिंक्रोनस होनी चाहिए। असिंक्रोनस मीन्स यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया और यूज़र का कंट्रोल फ्री हो गया, वो फर्दर कुछ और भी कर सकता है। इन द बैकग्राउंड आपका इन्वेंट्री चेक, ऑर्डर पेमेंट वो सब चल रहा है, वो असिंक्रोनस कहलाता है। ठीक है, तो उसको असिंक्रोनस करने के लिए आपके पास एक टेक्निक है क्यू। आप क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया, क्यू में वो ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर 1, फिर दूसरा यूज़र आप प्लेस करेगा, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, मल्टीपल यूज़र्स एक सेकंड में अमेजॉन फ्लिपकार्ट में पता नहीं कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट। तो इस तरीके से सारे क्यू में स्टोर होते चले जाएंगे और फिर क्यू इनको आगे पास करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रंट एंड का अब इन्वेंट्री चेकअप से डायरेक्ट रिलेशन रहा नहीं, तो वो फ्री हो गया फ्रंट एंड, यूज़र फिर उसमें ब्लॉक नहीं हुआ, वो एक तरीके से फ्री हो गया, राइट। और बैकग्राउंड में ये सब आपका इन्वेंट्री चेक, ऑर्डर पेमेंट, कंफर्मेशन ईमेल सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्यू स्टोरेज हेल्प करता है आपको असिंक्रोनस प्रोसेसिंग में इन ए क्यू मतलब 1 बाय 1 आपके ऑर्डर प्रोसेस होते चले जाएंगे, क्यू उनको आगे पास करता चला जाएगा। ठीक है, और हाँ, आगे पास करने के लिए आप चाहे तो एज्योर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इट्स ए ऑप्शनल। ठीक है, समझ गए। तो ये रही डेफिनेशन। Azure क्यू स्टोरेज इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू पास मैसेजेस। ये मैसेजेस कहलाते हैं जो हमारे ऑर्डर 1, 2, 3 हैं, ये मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। जैसे यहाँ पे हम फ्रंट एंड से इन्वेंट्री चेक पे भेज रहे हैं, ऑर्डर पेमेंट पे भी भेज सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, स्पेशली व्हेन दे रन असिंक्रोनसली एंड इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये है इसका फंडा। अब ये जो एग्जांपल था ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन का था, Azure क्यू स्टोरेज का। एक बात ध्यान रखना, ये जो क्यू है
डीकपल कर देती है एप्लीकेशन को। डीकपल का क्या मतलब होता है ये मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में समझाऊंगा। फिलहाल ये समझ लो कि आपकी जो मेन एप्लीकेशन थी उसको अलग कर दिया बाकी की जो आपकी इन्वेंट्री सर्विस ऑर्डर्स इससे डीकपल कर दिया, तो मैनेज करना आसान रहता है। ठीक है, यह है हमारा एज्योर क्यू स्टोरेज। व्हाट इज एज्योर डिस्क स्टोरेज एंड हाउ डज इट सपोर्ट वीएम्स? तो आई होप कि आपको ये वाला डायग्राम तो याद ही होगा कि हमारी वर्चुअल मशीन में फ्रंट एंड सर्वर है, दूसरी वर्चुअल मशीन में आपका एपीआई बैक एंड सर्वर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्क स्टोरेज क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारे वर्चुअल मशीन में हम उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये एक परसिस्टेंट स्टोरेज होता है। परसिस्टेंट मीन्स सपोज आपकी वर्चुअल मशीन में कुछ ऐसा डाटा है वो आप चाहते हैं उसको रखना अगर आपकी वर्चुअल मशीन क्रैश भी हो जाए तो। फॉर एग्जांपल आप अपने वीएम को एज ए कंप्यूटर समझ लो और अपनी डिस्क को जो ये डिस्क स्टोरेज है इसको एज ए एसएसडी समझ लो। ये एक तरीका है ताकि आपका डाटा फास्ट मूव करे, कैशे अच्छे से हो, तो सिंपल सा इसके लिए यूज़ करते हैं। डेफिनेशन: Azure storage is used to provide persistent storage to VMs, ensuring data is retained even when the VM is stopped or restarted. Simple. What is Azure Disk Storage and how does it support VMs? तो आई होप कि आपको ये वाला डायग्राम तो याद ही होगा कि हमारी वर्चुअल मशीन में फ्रंट एंड सर्वर है, दूसरी वर्चुअल मशीन में आपका एपीआई बैक एंड सर्वर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्क स्टोरेज क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारे वर्चुअल मशीन में हम उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये एक परसिस्टेंट स्टोरेज होता है। परसिस्टेंट मीन्स सपोज आपकी वर्चुअल मशीन में कुछ ऐसा डाटा है वो आप चाहते हैं उसको रखना अगर आपकी वर्चुअल मशीन क्रैश भी हो जाए तो। फॉर एग्जांपल आप अपने वीएम को एज ए कंप्यूटर समझ लो और अपनी डिस्क को जो ये डिस्क स्टोरेज है इसको एज ए एसएसडी समझ लो। ये एक तरीका है ताकि आपका डाटा फास्ट मूव करे, कैशे अच्छे से हो, तो सिंपल सा इसके लिए यूज़ करते हैं। डेफिनेशन: Azure storage is used to provide persistent storage to VMs, ensuring data is retained even when the VM is stopped or restarted. Simple. Congrats on finishing the last chapter. एक मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको, या आप किसी और से भी पूछ लेना, आईटी में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अप्रेजल्स प्रमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट डिग्री सर्टिफिकेशन, इनसे ग्रोथ नहीं होती। जो बेस्ट ग्रोथ होती है, बेस्ट ग्रोथ वो होती है इंटरव्यूज़ देने से। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सैलरी बढ़ाना, या प्रोजेक्ट वाइज हो, या स्किल वाइज लर्निंग हो। अगर आप में एबिलिटी है इंटरव्यूज़ क्रैक करने की तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ओके, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ठीक है, तो चलिए अब इस सेक्शन में हम कवर करेंगे एज्योर डेटाबेस सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और जब तक ये सेक्शन हम ख़त्म करेंगे आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेटाबेस सर्विसेज क्या हैं और कितने टाइप की होती हैं, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, सब कुछ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What is Azure SQL database? How is it different from regular SQL server? बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा। ये मैंने डायग्राम है हमारा, और आपको पता है एज ए डेवलपर जैसे हमारे पास SQL सर्वर होता है डेटाबेस, उसी तरीके से क्लाउड में जो होता है वो होता है Azure SQL डेटाबेस। सेम ऑलमोस्ट SQL सर्वर की तरह, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस कि ये जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, मतलब कि ये केवल Azure में होता है, ये आप नॉर्मली ऑन प्रेमिस में मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ये रही डेफिनेशन। Azure SQL database is a fully managed cloud-based relational database service provided by Azure. It is built on the SQL Server engine, but it is offered as a PaaS. ठीक है, तो इसी की तरह के एक और डेटाबेस हमारे पास होता है जो कि हमारा इंस्टेंस वाला होता है, वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में उसको एक्सप्लेन करूँगा। What is the difference between Azure SQL Managed Instance and Azure SQL Database? ठीक है, तो एज ए डेवलपर अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो Azure में तो आपके पास SQL डेटाबेस के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस आपके पास हैं, वो हैं Azure SQL Managed Instance और SQL Database।
अब और भी सारे ओरेकल डेटाबेस वो सब नहीं, बट हम एसक्यूएल के से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है? तो पहला तो फंडामेंटल डिफरेंस वो ये रहा, जो एज्योर एसक्यूएल मैनेज इंस्टेंस है वो फुल्ली मैनेज्ड नियर 100% कंपैटिबल टू एसक्यूएल सर्वर। Azure SQL database is a single database service ideal for cloud native application but lacks instance level control। तो जब हम कहते हैं क्लाउड नेटिव, मतलब कि खाली वो एप्लीकेशन क्लाउड में चलती है, उसी के लिए Azure SQL बेस्ट है। बट इससे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पता लगाने, ठीक है, कि कौन सा हमें कब यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट से आपको पता लग जाएगा। ये रहा, देखो Azure SQL मैनेज्ड इंस्टेंस को आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास पहले से कोई डेटाबेस है जो आप ऑन प्रेम अपने में फिजिकल सर्वर जब आपने में था और आपको ये माइग्रेट करना है, तब आपको Azure में जो सर्विस लेनी है वो है Azure SQL मैनेज्ड इंस्टेंस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है आपके ऑन प्रेमिसेस जो आपका सॉफ्टवेयर Azure SQL सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट उससे बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, ठीक है। तो उस समय आपको मैनेज इंस्टेंस लेना है। बहुत सारे जो SQL एजेंट, क्रॉस DB क्वेरी सब सपोर्ट करता है। जबकि जो Azure SQL डेटाबेस है, अगर आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन आप बना रहे हैं अपने क्लाउड में, जो कि क्लाउड नेटिव कह सकते हो, और उसके लिए आपको SQL डेटाबेस पसंद आ रहा है, तो आप उसमें Azure SQL डेटाबेस को लेना, ठीक है, एक फ्रेश एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इसकी हाई अवेलेबिलिटी और लोअर मेंटेनेंस और ऑटोमेटिक स्केलिंग है, इसमें जो फीचर्स है ये बेस्ट है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको माइग्रेट करना है तो SQL मैनेज इंस्टेंस इज द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत क्लोज है SQL सर्वर के। अगर आपको SQL डेटाबेस, अगर आपको फ्रेश एप्लीकेशन लेनी है तो Azure SQL डेटाबेस बेटर रहेगा। ये भी 90% SQL सर्वर जैसा है, लेकिन 100% कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ग्रेट, ये था आंसर। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखे भी हुए हैं ताकि अगर आप लेटर रिवीजन करना चाहो तो बुक से इजीली कर सको एक ही मिनट में। What is Azure Cosmos DB? When should you use it in your project? तो ये भी एक डेटाबेस सर्विस है हमारी Azure में प्रेजेंट। क्या होती है ये? तो हम सबको SQL डेटाबेस का आई होप पता होगा। तो उसी तरीके से हमारा एक और डेटाबेस होता है जो होता है Azure Cosmos DB, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक नो SQL डेटाबेस होता है। नो SQL, अब जैसे जो हमारा Azure SQL होता है, ये हमारा RDBMS रिलेशनल डेटाबेसेस होता है। इसमें जो टेबल्स होती हैं उनमें आपस में रिलेशंस होती हैं, राइट। बट जो Cosmos DB है वो नो SQL डेटाबेस है, उसमें रिलेशंस वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। डिटेल में आपको मैं अपकमिंग क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले आप Azure Cosmos DB की डेफिनेशन देख लो। इस ए फुल्ली मैनेज्ड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड नो SQL डेटाबेस सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट Azure विच इज़ डिज़ाइंड फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। जो भी कुछ Azure है ना, सब में आप स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ये तो बोल ही देना, ये सभी में सर्विसेज में होता ही है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गलत भी बोलोगे, नहीं भी पता होगा तो भी वो सही फिट बैठ जाएगी किसी भी सर्विस के लिए। तो अब नो SQL डेटाबेस क्या है होते हैं, तो वो अब देखते हैं आने वाले क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ नो SQL? तो ये Azure से स्पेसिफिक तो नहीं है, नो SQL जनरल में एक टर्म है। तो ये एक डेटाबेस होता है, कैटेगरी होती है डेटाबेस की। फॉर एग्जांपल आपके दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, एक RDBMS, नो SQL, ये कैटेगरीज हैं। एक्चुअल डेटाबेसेस जैसे आपके रिलेशनल डेटाबेस में आपको पता ही है, MySQL, Oracle, SQL सर्वर, ये सब रिलेशनल डेटाबेस है। नो SQL में क्या क्या होते हैं? Cosmos DB और MongoDB, ये आपके नो SQL डेटाबेस। अब नो SQL का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट SQL, इसका मतलब है नॉट ओनली SQL, नॉट ओनली, इट्स मोर देन इवन SQL। तो SQL जो डेटाबेसेस होते हैं वो आपके खाली स्ट्रक्चर डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में हैंडल करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा को हैंडल करते हैं। बट नो SQL आपका स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, हर टाइप के डाटा को कैटर कर लेता है, हैंडल कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब है नॉट ओनली SQL बट इवन मोर देन इट इज नॉट नो SQL, ओके। तो ये आपका पॉपुलर नो SQL डेटाबेसेस हैं, ये एक डेफिनेशन है। नो SQL डेटाबेसेस आर डिजाइन टू हैंडल स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड?
तो ये मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, बट ये डेफिनेशन डायग्राम आपको जो बुक में है ये आपको हेल्प करेगा रिवीजन में इन केस बिफोर योर इंटरव्यूज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नो एसक्यूएल एंड RDBMS? और आप कह सकते हो कि आपका एसक्यूएल और जो आपका कॉस्मोस DB है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें RDBMS का तो पता है, रिलेशन डेटाबेस में हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल्स होती है, राइट। जो भी हम एक यूज़र का रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो ये एक रिकॉर्ड हो गया और यही उसका दूसरा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब नो एसक्यूएल में क्या होता है, एक रिकॉर्ड जो होता है एक डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो है, आप इसको एज ए टेबल रो समझ सकते हो नो एसक्यूएल में डॉक्यूमेंट। अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड दूसरी रो ऐड करनी है तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में। ठीक है, और इन सब डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शंस जो आपकी यहाँ पे टेबल था वो होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, कलेक्शन कहते हैं, किसमें, नो एसक्यूएल में। ठीक है, तो क्वेश्चन अब ये आता है कि कैसे एसक्यूएल स्ट्रक्चर डाटा और नो एसक्यूएल जो है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हैंडल करता है। तो ध्यान से सुनना। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डाटा एंटर करने से पहले इसका टेबल का स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। पहले आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके कॉलम्स डिफाइंड, उसका डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल सकते हो उस कॉलम की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक नया यूज़र की डिटेल डालनी है और आपको उसकी एज भी डालनी है 36 साल, तो उसके लिए पहले आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा एज। तो इसलिए हर चीज़ स्ट्रक्चर वे में होगी। अगर एज का कॉलम नहीं है तो वो एज वाले डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, एंड नो एसक्यूएल में ये देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने एज नहीं था, यहाँ पे ठीक है एज नहीं था, पर यहाँ पे मैंने एज डाल दिया दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे प्री डिफाइन करने की, जैसे आपने प्री डिफाइन कोई कॉलम क्रिएट करना हो, कुछ ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है टेबल भी क्रिएट करने की। आप डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट ऐड करते चले जाओ, उन डॉक्यूमेंट में बस आप की वैल्यू पेयर्स में, ये की होती है आईडी और ये वैल्यू होती है, इस की वैल्यू में आप कुछ भी डालते चले जाओ। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को होता है और इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को आपका नो एसक्यूएल एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का डिफरेंस, और ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा स्ट्रक्चर डाटा। तो अब आप कहोगे तो नो एसक्यूएल तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें तो हम कोई भी डाटा डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, तो हमें एसक्यूएल की ज़रूरत ही क्या है। तो एसक्यूएल की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा कि कब कौन सा वाला हमें डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। When to use Azure SQL or RDBMS and when to use Azure Cosmos or NoSQL for your project। तो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, हम दोनों में से कोई सा भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी सर्विस हम Azure से ले सकते हैं। SQL कब यूज़ करना है? इट इज़ सूटेबल फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल जो आपका डाटा है वो बहुत ही क्रिटिकल डाटा है, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स हैं और डाटा इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्टोरिंग बैंकिंग एप्लीकेशन डाटा, जो फाइनेंस का डाटा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट का जो मनी है आपका वो डाटा है, तो समझ रहे हो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर कुछ भी एक बैड ट्रांजेक्शन हुआ तो मनी इज़ गॉन। ओके, तो डाटा जो भी है वो बहुत ही स्ट्रक्चर वे में टेबल्स में आपके प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए, प्रॉपर रिलेशंस होने चाहिए ताकि कुछ भी कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक है, कॉस्मोस DB नो एसक्यूएल डाटा कब चाहिए फिर? तब जब आपका हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स हो। वॉल्यूम से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डाटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका चैट एप्लीकेशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है, राइट, और आपका हाई स्पीड में ट्रांजेक्शन्स हो रहा होता है, लोग बहुत बातें कर रहे होते हैं और बिलियंस ऑफ मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो जो आपका सोशल मीडिया में जो मैसेजेस होते हैं, या फिर आपका गेमिंग एप्लीकेशंस में जो चैट डाटा जो ट्रांसफ़र होता हो रहा, तो ये जो डाटा है ये इतना इम्पॉर्टेंट, इतना क्रिटिकल नहीं है। एक आध मैसेज इधर उधर हो भी गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे स्पीड की बहुत ज़रूरत है कि
क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है, मैसेजेस हैं, तो स्पीड अप में आसपास वो होने चाहिए, ठीक है। तो डैट काइंड ऑफ डाटा आप उसको, उसकी एप्लीकेशन है तो आपकी एज़्योर कॉस्मोस डीबी इज़ द बेस्ट फॉर यू। ओके, तो ग्रेट, सेम चीज़ मैंने समझ में आ गया होगा, और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है बुक में। तो अगर आप लेटर रिवाइज करने की कोशिश करो बुक से, तो बार बार पूरा वीडियो सुनना ना पड़े, आसानी से बुक से सब रिवाइज हो जाए। ऑल राइट माई फ्रेंड, दैट्स इट। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि आप एज़्योर में कुछ करने वाले हो बड़ा। ओके, और उस आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपको एज़्योर की कोर्स का, फुल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, या आप पूरा का इंटरव्यू देने की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक्स किए हैं इंटरव्यू, आप भी मेरा कोर्स यूज़ कर सकते हैं और कोई भी अपना इंटरव्यू, नेक्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।